आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने क्या आंसर किए, ये चीज आप। तो सर सबसे पहले तो सर जब मैं एंटर हुआ तो सर उन्होंने सबसे पहले मुझे बैठने के लिए बोला। फिर सर उन्होंने इंट्रोडक्शन के लिए बोला, तो सर मैंने इंट्रोडक्शन सर अपना दिया। तो इंट्रोडक्शन के बाद सर उन्होंने सर मेरे सर थोड़ा बहुत सर एजुकेशन के बारे में सर पूछा उन्होंने, भी आपने बीपीएड कहाँ से किया, तो सारा ये कंप्लीट डिटेल सर उन्होंने पूछा वापस मेरे से। तो उसके बाद सर फिर उन्होंने मुझे कहा भी आपका एथलेटिक्स आपका है इवेंट, आपको मतलब आपका इवेंट क्या है, तो मैंने कहा शॉर्ट पुट मेरा इवेंट है। तो सर फिर उन्होंने मुझे सर मेरा सर उन्होंने सर डेमो नहीं लिया सर उन्होंने उन्होंने सर जैसे मेरा सीधा मुझे को यही बोला कि आप चलो अभी अभी जैसे बैठते उन्होंने एक दो क्वेश्चन पूछे। फिर साथ के उन्होंने कहा अच्छा आपका इवेंट शॉर्ट पुट है, तो आपको फिर शॉर्ट पुट का जो सेक्टर मार्किंग वगैरह सारा आता होगा। मैं कहा यस सर आता है। तो फिर उन्होंने मुझे ये बोला चलो जाके फिर हमको सिखाओ, ब्लैक बोर्ड पे बताओ कैसे बनेगा। तो सर फिर मैंने वो सारा उनको मार्किंग का बता दिया कि शॉर्ट पुट का ये ऐसे हम मार्क करेंगे, प्रॉपर है जो सेक्टर कैसे मार्क करेंगे। तो सर फिर उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। तो उसके बाद सर फिर उन्होंने मुझसे सर एक दो सिचुएशनल सर क्वेश्चन पूछे। एक मैम बैठे थे वहाँ पे, पैनल में सर 4 लोग थे। तो मैम ने सर मेरे से सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे सर, एक दो क्वेश्चन उन्होंने मैम ने पूछे। तो वो भी सर क्वेश्चन सर इस टाइप के पूछे सर उन्होंने, जैसे भी अगर मान लो 2 प्लेयर हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कबड्डी की टीम है, 2 प्लेयर में कॉन्फ्लिक्ट है किसी चीज को लेके, तो आप कैसे सॉर्ट करोगे उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है। तो ये क्वेश्चन पूछा सर। एक क्वेश्चन पूछा कि अगर फुटबॉल में 2 प्लेयर आपस में भिड़ जाएं, उनका मतलब एक्सीडेंट में टक्कर हो जाए, तो आप कैसे उनका दोनों का ध्यान रखोगे, क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा इस केस में। तो इस तरह के सर क्वेश्चन पूछे गए। तो इसके बाद सर फिर सर मुझसे सर थ्योरी के सर काफी क्वेश्चन पूछे गए सर, मतलब थ्योरी के काफी क्वेश्चन पूछे गए। तो सर उसमें सर कई क्वेश्चन थे जिसमें सर अलग अलग सर जैसे कार्ब लोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया, एक सेकंड विंड का क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे सर कई सर छोटे छोटे सर मेरे से ना थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछे गए सर ये सारे। तो बाकी सर और तो सर और सर मेरे से योगा का सर उन्होंने पूछा। योगा का भी सर उन्होंने मेरे से पूछा भी आप योगा करवा लोगे। तो सर मैंने उनका यस सर भी बेसिक सर योगा का सर मुझे बेसिक सर सब क्लियर है सर, मैं योगा करवा लूंगा बेसिक बेसिक जो है आसन सारे। तो फिर उन्होंने कहा चलो आप योगा के 5 आसन के नाम बताओ। तो सर फिर मैंने 5 आसन के सर उनको नेम बताए। तो उन्होंने कहा चलो आप इनमें से कोई एक आसन हमको दिखाओ परफॉर्म करके। तो सर फिर मैंने वहाँ पे साइड में जो बिछे हुए थे मैट, तो उस पर सर फिर मैंने उनको जो भुजंगासन सर मैंने वो करके दिखाया, कोबरा जो पोज है। तो फिर सर बस उन्होंने मेरा इतना सर इंटरव्यू चला। तो सर मेरा सर अप्रोक्स सर ये 15 से 20 मिनट चला होगा सर, मतलब इंटरव्यू चला। तो ये सब था सर। नेक्स्ट अजय सर। हाँ राहुल सर, मैं बता सकता हूँ अपने बारे में। गुड इवनिंग सर। सर एक्सक्यूज मी सर, राहुल सर। सर मेरे को सर एक सर जैसे डाउट था सर इसमें इंटरव्यू से रिलेटेड सर जैसे मेरा हुआ। तो सर कई क्वेश्चन ना सर ऐसे थे जिसमें सर मेरा लॉजिक और सर उनका लॉजिक सर थोड़ा अलग था। जैसे सर एक सर उन्होंने क्वेश्चन पूछा सर मेरे से सेकंड विंड, आप बताइए भी सेकंड विंड क्या टर्म है, सेकंड विंड से क्या समझते हो आप। तो सर सेकंड विंड सर जहाँ तक सर मुझे पता था सर मैंने सर उनको बताया, जो सर मैंने पढ़ा है सर जो बुक वगैरह में सर जो मैंने पढ़ा था सर मैंने वही बताया सर उनको। लेकिन सर उनका लॉजिक सर अलग था सर। उन्होंने मुझे सर ये बोला कि जो सेकंड विंड है ये आप जब एक ग्राउंड में आते हो तो आप थोड़ा लेथार्जिक फील करते हो, मतलब आपका वर्कआउट करने का आपके बॉडी उसमें अडेप्टेशन में नहीं होती उस टाइम, आप थोड़ा फील करते हो लेथार्जिक। फिर 15-20 मिनट में थोड़ा बहुत जैसे आप रन करते हो, वार्म वगैरह करते हो, तो फिर आपकी बॉडी है वो लेथार्जिक स्टेट से मतलब हटके फिर आपकी बॉडी आ जाती है एक्टिव स्टेज में। तो आप अच्छे से फिर आपका वर्कआउट में आपकी बॉडी अच्छे से मतलब है ना अच्छे से करना शुरू कर देती है वर्कआउट। तो सर उनका सर ये लॉजिक था सर। तो सर मुझे सर ये लॉजिक सर थोड़ा उनका जचा नहीं सर। तो मैंने सर उनको ये बोला कि ठीक है सर, जहाँ तक सर मुझे नॉलेज थी सर मैंने उतना बता दिया है। तो सर ये क्या सर आपके साथ सर क्या सही था सर ये। बड़ा सर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या प्लीज। फिर से एक बार रिपीट करो ना इसको। जी सर। तो सर मैं कह रहा हूँ सर उन्होंने सर मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि आप सेकंड विंड के बारे में क्या जानते हो, सेकंड विंड का आप एक्सप्लेन करो।
तो सर मैंने सर उनको सर जो बुक में पढ़ा था सर सेकंड विंड के, जैसे सर जो अपने रनिंग इवेंट्स है सर, उसमें सर एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि जो लंग्स है सर वो बहुत ज्यादा मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है, और सर हमको ऑक्सीजन में सर ऑक्सीजन बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई में सर प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो सर कहीं कहीं से सर बॉडी को सर ऐसी स्ट्रेंथ मिल जाती है एकदम कि सर हम सर वापस से सर अपना अच्छे से सर हमारा हम एक्टिविटी में सर वापस से अच्छे से इन्वॉल्व हो जाते हैं सर वापस स्ट्रेंथ के साथ। तो सर ये सेकंड विंड का सर उनको समझाया। तो लेकिन सर उनका सर ये था सर आगे से सामने सर उन्होंने मेरे को ये बोला, चलो कहते ठीक है, बाकी कहते थोड़ा कहता आपका गलत है। तो मैंने कहा मेरे को सर जितना मालूम था सर मैंने उतना आपको बता दिया। तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि सेकंड विंड ये होता है, जैसे आप वर्कआउट करने के लिए आते हो तो ग्राउंड में आप आए तो आपकी बॉडी जो है वो शुरू के 15-20 मिनट आपकी बॉडी होती है लेथार्जिक फील करती है, वो लेथार्जिक आपकी बॉडी है ना। तो कहते हैं फिर आप 15-20 मिनट आप थोड़ा वार्म अप करते हो तो आपकी बॉडी है वो फिर वापस उस चीज से यूज टू हो जाती है, तो फिर आपकी बॉडी अच्छे से एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाती है। तो ये सेकंड विंड उन्होंने सर ये मुझे बोला। तो मैंने सर आगे सर उनको कुछ सर मैंने बोला तो नहीं सर, फिर मैंने कहा ठीक है सर। तो सर इसमें सर क्या रहा सर उनका आंसर सर मुझे सर थोड़ा ऐसे सर लगा भी, जचा नहीं सर मुझे भी। नहीं तो ठीक है, उनका आंसर मतलब उनका उन्होंने अपना व्यू रखा ना ये। जी जी सर। और आपसे पूछा, अपना अपना व्यू रखा। जी सर। हाँ तो उसमें मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपने उसमें फिर वो ये आपने तो ऐसा तो नहीं बोला होगा ना कि नहीं आप जो बोल रहे हो गलत है, मैंने जो बोला सही है, ऐसा तो आपने कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं किया होगा ना आपने। नहीं सर, मैंने सर उनको ये बोला सर अभी सॉरी सर, जितना सर मुझे मालूम था सर मैंने उतना सर बता दिया सर। तो ये बोला सर मैंने। हाँ ठीक है, वो आपका आंसर वही ठीक है, लेकिन देखो देखा जाए तो घूम फिर के दोनों तो सेम ही है, जो आप बोल रहे हो वो लोग बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि सेकंड विंड तो वही एक फेज है ना, जिस फेज में आप एक बार जब आप शुरू करते हो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है जी सर। और कुछ देर बाद हमारा वो फेज पार होने के बाद दोबारा एक कंफर्टेबल फेज में हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद वो एक्सरसाइज हम लोग कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं आता है। यस सर। जब तक आपका मान लीजिए कोई एंड्योरेंस एक्टिविटी है, आपके शुरुआत में आप जब स्टार्ट करेंगे रनिंग वगैरह तो ऐसा लगता है कि नहीं हम मतलब थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फेज में रहते हैं, बट एक बार आपका जब रिदम में आता है तो बॉडी अपने आप उसको कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपका जितना स्टेमिना है उसके साथ सब चलते रहेंगे फिर। यस सर। तो देखा जाए तो घूम फिर के दोनों का लगभग सेम है। तो मुझे तो लगता है कि वो लोग आपको कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए ऐसे बोला होगा। अच्छा अच्छा, वही सर मुझे ऐसा लग रहा था कि सर कहीं सर इस पॉइंट पे सर उन्होंने सर मार्क्स वगैरह ना काट लिए हों। नहीं वो देखिए, मुझे तो लगता है कि वो लोग ऐसे बोलते ही वो लोग ये देखना चाह रहा होगा कि आप अपने आंसर में कॉन्फिडेंट कितने हो। क्योंकि उनके ऐसे बोलते ही आप कहीं अपना आंसर चेंज करके कुछ और ना बोल दो कि नहीं सर सेकंड विंड ऐसा भी होता है, तो उनको ये पता लग जाएगा ना कि आप अपना तो कॉन्फिडेंट हो नहीं, आप उनका आंसर सुन के चेंज कर रहे हो। जी जी सर। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई वो है ना। ठीक है सर। चलिए आगे कंटिन्यू करिए फिर। गुड इवनिंग भार्गव सर। हाँ गुड इवनिंग सर। सबसे पहले मेरा जाते ही इंट्रोडक्शन हुआ वहाँ पैनल के सामने, और फिर मैंने जैसे मेरे 2 बच्चे नेशनल खेले हुए थे तो मैंने उसके बारे में मेंशन कर रखा था बायोडाटा में। तो उन्होंने ये बोला कि आप जब 2018 में दिल्ली में ज्वाइन किया था तो उसी समय ये बच्चे दोनों नेशनल खेल के आए थे, तो आपको कैसे लगा कि ये बच्चे आगे तक जा सकते हैं नेशनल के लिए? तो मैंने उनको बताया कि सर जब मैं दिल्ली 2018 में 16 जनवरी को ज्वाइन किया था और ये बच्चे सितंबर में खेलने के लिए गए थे, तो जब मैं वहां गया तो ये दिल्ली स्टेट में 2nd पोजीशन थी इन दोनों बच्चों की, एक की जूनियर में एक की सीनियर में। तो बोला अच्छा, फिर बोला आपको कैसे लगा कि ये बच्चे आगे तक जा सकते हैं? तो फिर मैंने बताया कि सर जब ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे तो वहां इनके कोच ने इनकी बहुत एडमायर किया, बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि ये बच्चे आगे तक जा सकते हैं। वैसे इनका एक तो जो रूटीन में जो खाना पीना है अगर वो ठीक से हो जाए और ये बच्चे अगर एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें तो ये बच्चे आगे तक नेशनल में मेडल लेके आ सकते हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर हमने पूरे स्टाफ की मदद से, जो स्टाफ सेक्रेटरी होता है, सबसे पहले तो मैंने उनसे बात की, फिर स्टाफ सेक्रेटरी और मैं साथ जाकर के पूरे प्रिंसिपल सर के पास हम गए और उन बच्चों के लिए पर मंथ हमने 10-10 हजार रुपए का अरेंजमेंट किया कि सभी टीचर्स अपना अपना कंट्रीब्यूट करके कोई 500 कोई 1000 जैसे जिसकी जो इच्छा होगी वो उस हिसाब से कंट्रीब्यूट करके इन बच्चों को डाइट के लिए 10-10 हजार रुपए दें।
तो बोला अच्छा, तो बोला आपने भी उन बच्चों को ट्रेंड किया था या कोच ने अकेले ने ही ट्रेंड किया था? तो मैंने उनको बताया कि सर जब कोच नहीं आता था तो उस दिन मैं उन बच्चों को ट्रेनिंग देता था, और जिस दिन कोच होते थे उस दिन मैं सिर्फ उन बच्चों को देखता था, और कोच जब उनकी छुट्टी कर देते थे तो उसके बाद उन बच्चों को मोटिवेट करता था। तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने सर मेरे से, मैंने कबड्डी मेंशन कर रखा था मेरा स्पेशलाइजेशन, तो उन्होंने कबड्डी से मेरे से क्वेश्चन पूछे कि भाई सबसे पहले आप यूं बताओ लोना क्या होता है। तो मैंने उनको बता दिया कि जब एक टीम दूसरी टीम को ऑल आउट कर देती है तो उसमें ऑल आउट होने के बाद में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ऑल आउट करने वाली टीम को, तो उसको लोना बोलते हैं। फिर बोले जब मान लीजिए आपके कोर्ट में एक डिफेंडर होता है और रेडर जब उसको डिफेंडर को टच करने जाता है तो डिफेंडर उसको पकड़ के बाहर कर देता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, कौन सा आउट होगा? तो मैंने उनको बताया कि सर जब रेडर का अगर कोर्ट से कनेक्शन पहले खत्म होता है और वो उसके दोनों पैर कोर्ट से बाहर चले जाते हैं तो उस स्थिति होता है। तो फिर मैंने सर उनको बताया कि भाई दाई नाक को पहले उससे सांस लेंगे और बाई नाक के ऊपर अपनी उंगलियां लगा लेंगे। तो बस उन्होंने फिर मेरे को कंफ्यूज करने की कोशिश की। तो मैं यूं ही बताया कि सर मैं तो पहले तो बाई नाक को बंद करूंगा और दाएं से खींचूंगा, फिर बाएं से छोड़ूंगा, फिर बाएं से लेकर के फिर दाएं से छोड़ूंगा। तो बोला चलो ठीक है। फिर सर उन्होंने मेरे को ओलंपिक की जो रिंग्स होती हैं उनका टॉपिक दिया था पढ़ाने के लिए। तो मैं बोर्ड के ऊपर गया, वो डेट वगैरह मेंशन करने लगा, तो उन्होंने बोला कि आप सीधा टॉपिक लिखो और टॉपिक लिखने के बाद आप बच्चों को पढ़ाओ। तो मैंने सर ऊपर ओलंपिक रिंग टॉपिक लिखा और उसके बाद में कलर बताए और पहले 3 रिंग ऊपर लिखे, उनको कनेक्ट करते हुए 2 नीचे बनाई और फिर आपस में उनका कलर वाइज सीक्वेंस बता दिया था महाद्वीप का। तो बोला ठीक है आप बैठ जाओ। फिर उन्होंने मेरे से यूं पूछा कि मान लीजिए आपको असम में दिसपुर भेज दिया जाता है तो आप सबसे पहले वहां जा करके क्या करोगे? तो मैंने उनको बताया कि सर मैं सबसे पहले वहां जाके बच्चे देखूंगा किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, मैं उसी लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो बोला मान लीजिए वहां बच्चे इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल होंगे तो आप कैसे दोगे अपना जैसे कैसे पढ़ाओगे उनको? तो मैंने बताया कि सर हमारे स्कूल में लगभग 20 से 22 बच्चे नागालैंड के भी हैं, तो मैं वहां उनको क्लास में जो हमारी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन होती है वो इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। तो बोला सर आप तो अभी तो उत्तर तो सारे हिंदी में दे रहे हो। तो मैंने बताया कि सर मैं इस समय थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रहा हूँ इसलिए मैं इंग्लिश बोल नहीं पा रहा है। तो बोला ठीक है। और लगभग सर मेरा तो 8 से 10 मिनट इंटरव्यू चला था। एक उन्होंने मेरे से 1896 से लेकर अब तक के सर वो इंडिविजुअल मेडल पूछे थे कि इंडिविजुअल मेडल बताइए, तो मैंने उनके लिए मना कर दिया था। फिर उन्होंने यूं बोला कि 2 इंडिविजुअल मेडल गोल्ड आए हैं वो बता दो कौन कौन से आए हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि अभिनव बिंद्रा का आया है एक शूटिंग में और एक नीरज चोपड़ा का आया है। तो बोला नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित हैं? तो मैंने उनको बताया कि जेवलिन थ्रो से। तो बोला उन्होंने ओलंपिक में कितना भाला फेंका था? तो मैंने उनको बताया कि 87.51। फिर सर उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि सर जाओ आप। इतना ही हुआ था सर मेरा तो। मतलब आपका इंटरव्यू अच्छे से लिया है। हाँ सर, एक मैंने बायोडाटा के अंदर चेक की स्पेलिंग गलत लिख रखी थी, CHEC की। एक बच्चे को 5 लाख का चेक दिया था केजरीवाल ने। तो फिर वो मैं तुरंत समझ गया था कि मैंने गलत कर रखा है। फिर मैंने उनको सही बताया तो वो बोले कोई नहीं, अंडर प्रेशर हो जाती है मिस्टेक। तो बोला ये जो चेक लिखा हुआ है ये चेक कहाँ लिखा जाता है? फिर मैंने उनको बताया कि बच्चों की जो नोटबुक होती है ना सर वहाँ इसको चेक लिखते हैं। बोला ठीक है। लगभग सर इतना ही क्वेश्चन पूछे थे मेरे से।
हाँ, चलिए ठीक है, आपका तो ठीक गया फिर इंटरव्यू, है ना? हाँ सर, मेरा बिल्कुल ठीक, मेरे को तो यूं ही लगा कि ठीक ही गया है। हाँ, इतना तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है ना, तो बाकी तो ठीक है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बारे में पूछा था, वो बता दिया था अनुराग ठाकुर के बारे में। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था, फिट इंडिया कब शुरू हुआ, तो मैंने उनको 29 अगस्त 2019 बता दिया था। बोला इसका उद्देश्य क्या था, तो मैंने उनको बताया कि सर ये पूरे देश के लिए ही मुहिम थी कि इसमें हमारे भारत के जितने भी नागरिक हैं वो फिट हो जाएं। तो बोला ठीक है, बस ये क्वेश्चन थे सर। हाँ, चलिए ठीक है, बढ़िया है फिर। तो कितने नंबर आ जाएंगे सर भार्गव सर? ये कैसे बता पाएंगे? ये बताना तो मुश्किल है, उन लोगों ने क्या सोच के नंबर दिया है, ये कैसे पता होगा बताइए? सर ये बात तो सही है ना, उन लोगों ने क्या सोचा है, और 4 लोग का दिमाग है ना, वहां पे तो कोई एक आदमी बैठा नहीं है ना, 4 सर। लोग बैठे हैं। 4 बैठे हैं, लेकिन उनमें एक आदमी था वो बड़ा खतरनाक था, उसने बड़े क्रॉस क्वेश्चन किए हमारे से कबड्डी वही के वही ऊपर। सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा। ना सर, एक मैडम थी सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तो हाँ वो मैं तो पढ़ाया, जैसे उन्होंने मेरे को कुर्सी के पास बुला लिया, फिर बोला मेरे तो समझ में नहीं आया, तो मैं फिर जाने लगा, तो बोला था ना बैठ जाओ बैठ जाओ। तो देखो, ऐसे तो 4 लोग के बीच में उन्होंने क्या सोच के पूछा है और क्या कितना देगा, ये तो समझना मुश्किल है ना। वो तो पैनल पैनल 10 पैनल में 10 पैनल को किस किस को समझोगे आप? सर रिजल्ट कब आ जाएगा? रिजल्ट तो आ जाना चाहिए 1 महीने के अंदर। 25 बता रहे हैं सर। हाँ, वही 1 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। देखिए, चलिए फिर नेक्स्ट का सुनते हैं। ओके, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, बोलिए अभी। हाँ सर, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ये रहा, मैंने रूम एंटर किया और उन्होंने स्टार्टिंग में बैठने के लिए बोला, फिर बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो सर मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था तो हाफ में बीच में उन्होंने रोक दिया सॉरी। फिर बोले आप फुटबॉल खेलते हैं? मैं यस सर। तो बोले कि अभी जो करंट वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो मैंने बता दिया सर कतर में हुआ था, अर्जेंटीना इसके चैंपियन रहे थे। और जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये था सर कि जो अभी चेंजेस आए हैं फुटबॉल में, जो आपने ही पूछा था सर उस मॉक इंटरव्यू में, वही सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो सर वो मैंने बता दिया। उसके अलावा सर वहाँ पे जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रखे थे उनके पास उसमें रूम में, उन्होंने वहाँ पे भेज दिया। तो बोलने लगे ये बारी बारी ये बताइए ये क्या रखा है। तो हॉकी स्टिक रखी थी सर वहाँ पे, बैडमिंटन रैकेट रखा था, तो ये सब वहाँ पे चला था सर। नेक्स्ट सर, फिर उन्होंने वापस बुला लिया सर। उन्होंने हॉकी की वो बोली सर ड्रिबलिंग करके दिखाइए। सर वो मेरे को नहीं आती थी तो मैंने मना कर दिया था। उसके बाद सर एक मैम बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो हमारे इंडिया के फर्स्ट सिटीजन कौन होते हैं, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनका क्या नाम है? वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये बता दिया सर मैंने। और फिर उन्होंने पूछा था कि एक 28 तारीख को उन्होंने पूछा था कि क्या हिस्टोरिकल क्या हुआ है। मैम वो पार्लियामेंट का जो इनॉग्रेशन हुआ था सर वो बता दिया था मैंने। और जो सेनगोल था सर उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हुआ था, उसके बारे में पूछ रहे तो वो भी बता दिया था मैंने कि ये वाइसरॉय 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को देके गए थे, अब दोबारा से इसको इस्तेमाल में लाया गया है कुछ करके। सर एक दो थ्योरी क्वेश्चन पूछे थे कि कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ बताइए। सर उसका नहीं पता था उस टाइम, मैंने ये जवाब दिया कि सर मेरे को फिजिकल कंपोनेंट्स पता है और मोटर कंपोनेंट्स पता है, इसके स्ट्रेंथ की नहीं पता है सर, आई एम सॉरी। और सर डेमो क्लासेस में स्पोर्ट्स उस पे न्यूट्रिशन पे उन्होंने डेमो क्लास लेने के लिए बोला था सर। सीधा टॉपिक पे मैं सेम जैसे सर बता रहे थे, अजय सर बता रहे थे कि मैं डेट वेट लिख रहा था तो उन्होंने मना कर दिया, आप टॉपिक पे आ जाइए। हाँ तो सर वो भी दे के उसके बाद में वापस आ गया। बस इतना ही हुआ था सर मेरा भी। आपको वाला मॉक इंटरव्यू का फायदा मिल गया है। आपका म्यूट है शायद। सर उनमें एक पैनलिस्ट बैठे थे, वो कर रहे थे बस क्रॉस क्वेश्चन ज्यादा।
नहीं, क्रॉस क्वेश्चन तो एक दो ही लोग करते हैं। बाकी ओवरऑल सर मेरा ठीक गया था वैसे। तो मॉक इंटरव्यू का कितना फायदा मिला? मॉक इंटरव्यू का सर ये मान लीजिए सारा ही मैं तो ये मानूंगा मेरी ऑलरेडी जो यहाँ पे प्रैक्टिस हुई थी वही क्वेश्चन मुझ पे पुट अप किए गए थे, तो मेरा तो सर बहुत उसका तो सर ये मान लीजिए। हाँ जी सर। चलिए ठीक है ना। अच्छा जी सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। हाँ प्रकाश जी बोलिए। सर मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था जैसा शेयर भी किया था सर। आपका वॉइस क्लियर नहीं होगा ना किसी को, आपको मुझे लगता है बहुत स्लो आ रहा है। एक मिनट सर। हेलो, अभी आ रहा है सर? हाँ जी हाँ जी। प्रकाश सर सॉरी, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं? हाँ पूछो। भार्गव सर वहाँ पे एक वाइट हैंडबॉल रखी थी शायद, और उन्होंने बोला था कि इनमें से वॉलीबॉल कौन सी है सर, तो उसका मैंने वॉलीबॉल का मना करके बताया था हैंडबॉल। अब सर एक बाहर मेरे को इंटरव्यू देने आए थे, वो बता रहे थे कि इसमें केवीएस में व्हाइट वॉलीबॉल इस्तेमाल की जाती है। ऐसा है क्या सर? ऐसा नहीं है। किसने बोला आपको व्हाइट वॉलीबॉल यूज किया जाता है? कोई ऐसे इंटरव्यू देने आए हुए थे सर, उसने बाद में मैं ये तो गलत हो गया, मेरे को ये लग रहा था। वैसे मैंने तो इंटरव्यू में तो मना ही कर दिया था, इसमें वॉलीबॉल नहीं है सर। ऐसा नहीं, कहीं नहीं लिखा है व्हाइट वॉलीबॉल होना चाहिए। वो केवीएस में इंटरनेशनल रूल ही फॉलो होता है। केवीएस में अपना रूल नहीं बनता है किसी भी गेम का। ओके सर, थैंक यू सर। जो नेशनल रूल है वही फॉलो होता है। बॉल का अपना कलर से कोई फिक्स नहीं कर सकता है वो। ओके थैंक यू सर। ओके गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, जैसे कि मैंने जैसे इंटर किया, मैं कमिंग सर बोल के मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट में हुआ सर, सबसे लास्ट कैंडिडेट था मेरा। तो लगभग 5 बजे से हो गया था 5। आपका वॉइस थोड़ा तेज करिए, मुझे लगता है किसी को सुनाई नहीं दे रहा हो। सर मेरा जो इंटरव्यू था सर सबसे लास्ट में हुआ था सर, एकदम। तो मैंने जैसे इंटर किया सर, मेरे को पहले बैठने के लिए बोला था सर। सुनाई दे रहा है सर? हाँ जी बोलिए। हाँ, जैसे मैंने इंटर किया सर, तो मेरे को बैठने के लिए बोला। तो सबसे पहला सवाल मेरा जो है ना सर, बायोडाटा वो लोग देख रहा था चारों। तो एक साइड से एक सर मेरे को पूछा था कि प्रकाश कि आपका फादर कब गुजर गया? एक्चुअली मेरा लेट गुजर लिखा हुआ था मेरा गाँव से ना। तो उन्होंने सवाल किया कि कब मतलब एक्सपर्ट हुआ मेरा पापा। एंड उसके बाद मैंने बताया उसको क्या हुआ था, वो भी बता रहा था। तो मैंने सारी चीज़ बताया उनको। तो उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला मेरे को। सर सुनाई दे रहे? हेलो, बहुत कम। सर मेरा यहाँ तो सही है सर सब कुछ। प्रकाश सर, अगर आप अपना माइक अपने मुंह के पास रखेंगे तो शायद आवाज थोड़ा दूर से आएगा, अगर आप माइक पास में रखेंगे तो। उसके बाद मेरे को इंट्रोड्यूस अभी सुनाई दे रहा है सर? हेलो, हाँ बोलिए। तो उसके बाद मेरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो एक्चुअली मेरे को स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला। तो मैंने नाम बताया, मेरा एड्रेस बताया, उसके बाद मेरा जो अचीवमेंट था सारे बताया मैंने। बताने के बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन बोला कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया? तो मैंने बोला हाँ सर। तो उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को कि हाँ यस, तो बहुत अच्छा, आपने कितना बार जेआरएफ क्लियर किया? तो मैं बोला कि सर एक बार नेट, एक बार जेआरएफ क्लियर किया। तो ठीक है। उसके बाद वो सर मतलब क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। उसके बाद दूसरा जो एक्सपर्ट था उन्होंने क्वेश्चन किया कि प्रकाश आप फुटबॉल से हैं, तो आपने बोला कि आप मोहन बागान से भी खेला है, तो मोहन बागान में आप कितना साल खेला है? मतलब ऐसे जनरल डिस्कशन कर रहा था वो, कौन सा पोजीशन में खेला था। उसके बाद अगर जिसकी सेम क्वेश्चन एक पूछा था कि अगर विंग हाफ खेलना है तो क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो मैंने बताया। उसके बाद माइक सर सामने रखिए, माइक सामने रखिए, आवाज़ क्लियर आएगी सर। हाँ अभी ठीक है। अच्छा। तो उसके बाद मेरे को फुटबॉल से रिलेटेड जैसे कि न्यू रूल्स कौन से चेंजेस हुआ उसके बारे में पूछा। एंड
मेरे को हाँ उसके बाद कुछ और क्या पूछा था, हाँ तो उसके बाद मेरे को बोला कि आप फुटबॉल से अलावा और कौन सा गेम सिखा सकते हैं। तो मेरे को मैं बोला सर कबड्डी, खो खो एंड उसके बाद बैडमिंटन एंड और क्या सिखा सकता है। उसके बाद मैंने वॉलीबॉल बोला, तो वॉलीबॉल वहाँ पर रखा हुआ था सर, तो बोला कि वॉलीबॉल सिखा सकता है, तो वॉलीबॉल में क्या क्या सिखाएंगे। तो मैं वॉलीबॉल बोला ठीक है आप वॉलीबॉल लीजिए, क्या सिखाएंगे सिखाओ। तो मैंने वॉलीबॉल लिया, तो मैंने अंडर आर्म पास सिखा रहा था, मतलब एक्सप्लेन कर रहा था अंडर आर्म पास कैसे करना है। तो ओके ठीक है अभी और इसके अलावा और क्या सिखा सकते हैं। तो मैंने बोला कि लिफ्टिंग, तो मैंने लिफ्टिंग किया, तो लिफ्टिंग दिखाया उन लोगों को। उसके बाद बोला ठीक है अभी बॉल रख दीजिए, तो मैंने बॉल रख दिया। उसके बाद बोला कि मेरे को एक्चुअली मेरा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन बताया था मास्टर डिग्री में। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में उन्होंने एक खुद टॉपिक दिया मेरे को कि आप प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में लिखिए, बोर्ड में लिखने के लिए बोला था डायरेक्ट मेरे को। तो सिर्फ बोला कि उसका हेडिंग लिखिए आप। तो मैंने जैसे बोर्ड में गया, मैंने बताया कि जो अकॉर्डिंग टू देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। देन मैंने लिखना शुरू किया। तो पहले जब लिखा मैंने तो थोड़ा छोटा मतलब स्मॉल लिखा था, तो बोला थोड़ा बड़ा करके लिखिए। तो उसके बाद मैंने 6 या 7 प्रिंसिपल लिखा, तो लिखते लिखते बोला ठीक है। तो एक गलती मेरे से हो गया था सर, एक स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया था, क्योंकि वो टॉपिक मेरे प्रिपरेशन करके नहीं गया तो मतलब एक स्पेलिंग गलत हो गया था, सबऑर्डिनेट का स्पेलिंग गलत हो गया। तो ठीक है स्पेलिंग को थोड़ा देख लेना जब पढ़ाएंगे आप, तो ऐसा करके बोला। तो फिर से मैंने दोबारा आके बैठने के लिए बोला, तो मैं बैठा। उसके बाद मेरे को कुछ सवाल किया गया जैसे कि करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बताया मैंने। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बताया, तो उसके बाद नेक्स्ट और क्वेश्चन पूछा था। सडनली मैं क्वेश्चन का जवाब मेरे को दिमाग से हट हो गया, जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो कौन है अभी करेंटली। तो मेरे को नाम एकदम उस टाइम भी याद नहीं आ रहा था। एक्चुअली मैंने इसको पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा था। मैंने ऐसा बोला कि सर मेरे को नाम तो याद था, लेकिन वो उड़ीसा से है, लेकिन अभी इस टाइम पे मेरा नाम याद नहीं आ रहा है। तो पास में एक मैडम बैठा था, मैडम भी बोल रहा है कि अभी अगर आप घर मतलब रूम से बाहर जाएंगे अभी याद आ जाएंगे आपको। तो इस तरीके से बोल रहा था मैं, सॉरी मैम अभी तो मैं याद नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से बोला। एंड कुछ और क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, उसके बाद वेस्ट बंगाल का स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, वेस्ट बंगाल का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, इस तरीके से पूछा है सर सवाल। उसके बाद बोला ठीक है थैंक यू बोल के मेरे को छोड़ दिया। और आपका भी इंटरव्यू अच्छे से लिया है? हाँ सर, मतलब बहुत टाइम लिया है, मतलब 10 से 15 मिनट लिया, लेकिन ऐसे जनरल टाइप, पहले तो जनरल डिस्कशन 4-5 मिनट ऐसे ही जनरल डिस्कशन हुआ था। हाँ वो नेट जेआरएफ में थोड़ा बहुत जनरल डिस्कशन चलता ही है वो। हाँ सर, वो मतलब पूरा जनरल डिस्कशन। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि जेआरएफ वाले के लिए एंटी जैसा होता था ना सर, ऐसा नहीं था सर, वो लोग खुद वैसा तो कभी नहीं होता। मैं पहले भी बोला हूँ ऐसा कभी नहीं होता है नेट जेआरएफ होने से कि वो लोग मतलब उस एंगल से देखते हैं, नहीं लेने के एंगल से ना। वो तो हमने पहले भी बोला है, आप अपना अचीवमेंट बताइए, वो लोग कभी उस एंगल से नहीं देखता है। हाँ सर, उसको लोग जैसे कि मैंने पीएचडी बताया तो सर बोला कि पीएचडी आपका कितना दूर हो गया, मतलब पीएचडी का टॉपिक के बारे में भी पूछा है मेरे को सर। हाँ वो लोग उस पर क्वेश्चन करता है, वो लोग डिस्कशन करता है, वो लोग कभी ऐसे उस निगेटिव एंगल से नहीं देखता है ना। वो सर और एक चीज़ मैं भूल गया सर, जैसे कि मैंने सीबीएसई में पढ़ाया था सर, आर्मी पब्लिक स्कूल में, वो बताया था। तो वहाँ पर बोला क्या क्या पढ़ाया, वो मैम साइड से मतलब पूछ रहा था। मैं बोला कि अकॉर्डिंग टू सर जो भी सिलेबस 11-12 का सीबीएसई बोर्ड में फिजिकल एजुकेशन का वो मैंने टीच किया। तो बोला ठीक है, इस तरह एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, वो तो क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन भी अच्छा था आपको तो, और हमें लगता है ठीक गया आपका इंटरव्यू फिर, है ना? जी सर, जी सर। चलिए ठीक है, अब तो नेक्स्ट होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर, श्वेता। यस सर, जैसे मैं क्लास में एंटर हुई थी, मैं बैठी तो उनका क्वेश्चन था कि और बताइए आपको भोपाल में कैसा लग रहा है। एक्चुअली मैं पहले भोपाल में रह चुकी थी, वहां पर एक एमटी मार्शल आर्ट एकेडमी है, तो मैंने उसी को नेशनल में रिप्रेजेंट किया था।
तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर पहले रह चुकी हूँ और काफी टाइम बाद उसी जगह पर आना, उन्हीं सब चीजों को देखना मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने बताया था कि मैंने एमपी मार्शल आर्ट अकेडमी को नेशनल में रिप्रेजेंट किया था जिसमें मैंने गोल्ड जीता और मैं 2 साल यहाँ पे रह चुकी हूँ। तो वो मैम थे और फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, और फिर 2 साल बाद आपने छोड़ दिया, फिर आप चले गए यहाँ से। तो मैंने बताया कि नहीं मैम, मैं यहाँ से घर नहीं गई थी, मैं यहाँ से बैंगलोर साई चली गई। फिर मैंने वहां से ताइक्वांडो खेला जिसमें मैंने बैंगलोर साई को ऑल इंडिया इंटर साई कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट किया और सिल्वर मेडल जीता। तो वो लोग काफी खुश थे इस चीज से, अच्छा ठीक है मतलब आप स्पोर्ट्स में काफी अच्छे हैं। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा अब आप अपने एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा इंट्रोडक्शन पूरा हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छे से सुना सब कुछ और लेके काफी खुश थे। फिर सर मेरे से जो वहां पर शायद तो जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन थे शायद तो उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि मुझसे अधिकतर क्वेश्चन मैम ने ही किए हैं। और अच्छा ठीक है, आपने लिखा है कि आप केडी में काम कर चुके हैं, तो आप बताइए आपको कैसा लगा। तो मैंने बताया कि मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने जितनी भी चीजें बीपीएड और मास्टर्स के टाइम पे सीखी थी वो सब प्रैक्टिकली वहां पर ठीक कैसे क्लास लेते हैं और जो कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर अब आप डिफिकल्ट सिचुएशन बताइए। किया तो फिर मैंने वो बताया कि जैसे मैंने पीआरटी लेवल पे किया था, तो फिर जैसे मैं क्लास में एंटर करती थी बच्चे शोर मचाते थे लेकिन खुशी से, तो मैं उन्हें डांट भी नहीं सकती थी। तो विद इन 2-3 डेज मैंने कैसे उस चीज को कम किया कि पहले दिन मैंने उनको बोला आप जब तक 2 मिनट्स तक शांत नहीं रहेंगे तब तक मैं बाहर नहीं लेके जाऊंगी। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने बताया कि मैंने वहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज करना भी सीखा था क्योंकि मैंने 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया था और एनुअल स्पोर्ट्स डे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बट हमें इसके स्टेप्स बताएंगे। उन्होंने मुझको वॉलीबॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना, अब आप उसके स्टेप्स बताइए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर के पास प्रपोजल रखूंगी इस चीज का, फिर जैसे वो कि और फिर मैं प्लानिंग करूंगी मुझे कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वह क्वेश्चंस के मैं आंसर लूंगी। तो उन्होंने मुझे तुरंत रोक दिया मैम ने, नहीं डेट आपको दे रखी है, आपके पास 20 डेज है, अब आप बताओ क्या करोगे, प्लानिंग हो चुकी है, प्लानिंग कुछ नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बताया मैं ऑर्गेनाइज के लिए फिर मैं सेकंड स्टेप पे जाऊंगी, वहां पर जो अलग अलग हम कमिटीज बनाते हैं वो मैं कमिटीज बनाऊंगी, जहां पर मैं जो पीआरटी लेवल की मैं हूँ, अगर मैं टीचर हूँ, सीजीटी लेवल के जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं, प्रिंसिपल सर हैं और सीनियर फैकल्टी के साथ बैठूंगी, कौन सा किस चीज में टेक्निकल से मैं हेल्प लूंगी, किनका स्पेशलाइजेशन क्या है, उनके लिए मैं उनके अकॉर्डिंग काम करूंगी। तो जैसे हमको बैक स्टेज कमेटी होती है, टेक्निकल कमेटी हमको चाहिए, कमेटी चाहिए होती है, ऐसे। तो इस चीज से मैम ने हम मुझे टोका कि टेक्निकल कमेटी ऐसी कोई कमेटी नहीं होती है, वो चीज आप ही देखेंगे। तो मैंने बोला ओके मैम। तो उन्होंने मुझसे पूछा था टेक्निकल कमेटी में क्या होता है, तो मैंने बताया कि अगर वॉलीबॉल का टूर्नामेंट है तो फिर कोर्ट कैसे मार्क करना है, रेफरीज अरेंज करने होंगे, हमको इक्विपमेंट्स देखने होंगे, ये टेक्निकल कमेटी का होगा। उन्होंने बोला कि आप ही को करना है, तो मैंने बोला ठीक है मैम मैं देखूंगी। उन्होंने कहा अच्छा अब जब आप देखोगे तो फिर आप रेफरी कैसे लेकर आओगे, कि रेफरी कैसे सेलेक्ट करोगे। तो मैंने बताया कि मैम मैं देखूंगी कि उन लोगों से पूछूंगी कि क्या उन लोगों ने पहले किसी टूर्नामेंट में रेफरशिप किया है और उनको सारे रेगुलेशंस पता है या फिर नहीं पता है, स्कोरिंग सिस्टम पता है या नहीं पता है, इस बेसिस पे मैं रेफरी लूंगी। बोलते अच्छा ठीक है। फिर मैंने ऑर्गेनाइजिंग का बता दिया, सारी कमिटी। फिर जब मैं स्टाफिंग पर आई मैंने बोला मैम फिर मैं स्टाफिंग करूंगी, तो बोलते स्टाफिंग क्या है। तो मैंने बताया कि मैम हमने जितनी भी कमिटीज बनाई थी उनके लिए मैं किसी टीचर्स को वो सारी ड्यूटीज अलॉट करूंगी। बोलते नहीं वो तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो गया, स्टाफिंग जैसा तो कुछ नहीं होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बोलते अच्छा ठीक है आप इसके बाद बताए। मैंने कहा मैम फिर मैं कोऑर्डिनेट करूंगी सबके साथ। बोलते क्या, तो मैंने बताया कि किसी भी टीचर को किसी को भी काम करने में उनसे डेली रिपोर्ट लेना, उनसे डे आफ्टर रिपोर्ट्स लेना कि काम की प्रोग्रेस क्या है और किस किस चीज में दिक्कत हो रही है, बजट के हिसाब से वो पैसा खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं पर कमी पड़ रही है। तो बोलते अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कल बोला अब अगर कल टूर्नामेंट है वॉलीबॉल का, आपको आज पता चला और कल ही ऑर्गेनाइज कराना है, अब बताओ आप क्या करोगे। तो मैंने थोड़ा सा तो टाइम लिया, तो मैंने बोला कि मैम तो सबसे पहले तो मैं मार्क करूंगी, कोर्ट मार्क होना चाहिए। बोलते सबसे पहला काम आप क्या करोगे। मैंने कहा कोर्ट मार्क। बोलते किस टाइम। मैंने कहा 1 दिन पहले, जैसे ही मुझे पता मैं कोर्ट मार्क करूंगी। बोलते ठीक है। आपने कोर्ट मार्क कर दिया और रात में बारिश हो गई,
और कोर्ट तो गीला हो गया, अब आप सुबह क्या करोगे? तो फिर मैंने बोला कि मैम फिर मैं ट्राई करूंगी कि अगर वो टूर्नामेंट मैं इंडोर ऑर्गेनाइज करा पाऊँ तो उन्होंने कहा नहीं इंडोर कैसे हो जाएगा, फिर सारे टीचर्स वहां पर अगेंस्ट हो गए थे कि इंडोर कैसे हो जाएगा, हमें उतनी हाइट नहीं मिलेगी, उतनी जगह नहीं मिलेगी। तो सर इसका तो मुझे आंसर नहीं पता था कि मुझे ये लग रहा था कि मुझे नो नहीं बोलना है उन्हें कि मैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज ही नहीं कराऊंगी, मुझे बस ये नहीं बोलना था। तो मैंने बोला कि फिर वहां पर मैं अपने सीनियर टीचर की हेल्प लूंगी, उनसे गाइडेंस लूंगी, मैं प्रिंसिपल सर से शेयर करूंगी और जो मेरे सीनियर टीचर्स होंगे सजेस्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि आपने तो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है स्कूल में और फिर टूर्नामेंट जो होता है इनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों में आपने जो किया था वो छोटे लेवल पर था, ये बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो मैंने कहा ठीक है मैम मैं उसमें और क्या क्या चीजें होती है इन्वॉल्व। फिर उन्होंने पूछा ठीक है अच्छा आपने पीआरटी लेवल पे किया है, आपने बच्चों को अपना गेम आउटडोर कराटे कैसे सिखाया? तो मैंने बताया कि मैंने सर उन्हें स्किल सिखाई नहीं, मैं उनके कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क कर रही थी, स्पीड एजिलिटी स्ट्रेंथ, तो वो मैंने बताया कि मैं डिफरेंट कैसे कैसे एक्टिविटी से वो चीज कर रही थी। उन्होंने कहा ठीक है तो आपने उन्हें कराटे नहीं कराया, तो आपका जो इंटरेस्ट था जिस गेम में आपने वो छोड़ दिया। तो मैं चुप हो गई। तो बोलते नहीं अगर आपने नहीं कराया बच्चों को तो क्या आपने टीचर्स को सिखाया? तो मैंने कहा नहीं सर। बोलते दैट मीन्स आपने अपना इंटरेस्ट आपने बंद कर दिया और आगे भी नहीं सिखाया। आप जब टीचर की जॉब कर रहे थे तो आप सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थे, आप तो टीचर्स के लिए भी थे, उनको सिखाना चाहिए था। तो फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया सर जो वहाँ पे टीचर्स थे एक तो वो लोग टाइम से ही घर चले गए थे क्योंकि अधिकतर वहाँ पे टीचर्स मैरिड थी, टाइम से जाना होता था उनके बच्चों के लिए। और मैंने कराटे ताइक्वांडो ना सिखा के जो फिट इंडिया टेस्ट हुआ था मैंने वो टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें उन लोगों का टेस्ट हुआ था, उन लोगों ने एंजॉय भी किया था और फिटनेस लेवल अच्छा हुआ था। तो सर बोलते हैं बट ये तो ऊपर से आया था, इसमें आपने क्या किया था? तो मैंने बोला यस सर। तो मैंने कहा कि सर टीचर्स का जो ज्यादा ध्यान था वो जुम्बा वो था ये कि मैम आप बहुत ज्यादा फिट है, हम ओबीज है, ओवरवेट हो रहे हैं, आप हमारे लिए इस चीज को लेकर कुछ बताइए। तो सर मैंने उनको जुम्बा सजेस्ट किया था कि कैसे करते हैं कैसे क्या। तो मैंने कहा अच्छा आपने ये किया था? मैंने कहा हाँ। फिर फाइनल में एक सर बोलते हैं मतलब आपने कराटे ताइक्वांडो का कुछ नहीं किया? फिर मैंने कहा नो सर मैंने नहीं। बोलते अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा अच्छा आप छोटे बच्चों के लिए जब आप ने एनुअल स्पोर्ट्स डे किया तो फिर आपने कौन कौन सी एक्टिविटी रखी थी? तो सर मैंने वो बताया। तो सर बोलते हैं ठीक है अच्छा अब आप ये बताइए बच्चों के लिए जलेबी रेस करानी है तो आप कैसे कराएंगे? तो उसके 2-3 डिफरेंट डेज बता दिए कि सबसे पहले तो मैं मार्क करूंगी अलग अलग लेन जिसमें बच्चे या तो मैं फ्रॉग जंप करा के या फिर सिंगल लेग हॉप और दूसरी साइड पे जलेबी रखी होगी जिसको वहां पे पहुंच के बच्चा फिनिश करेगा। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर सर वो आए मेरे एनसीसी पे, मैंने एनसीसी किया हुआ था। तो सर ने बोला कि अच्छा आप तो एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है ए ग्रेड, ये तो बहुत अच्छी चीज है, फिर आप आर्मी में क्यों नहीं गए? तो मैंने बताया कि सर बिकॉज ऑफ माई हाइट क्योंकि मैं ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर सकती थी इसीलिए मैं उसमें नहीं गई। सर बोलते हैं ठीक है अच्छा अच्छी है तो फिर आपकी कमांड अच्छी होगी। मैंने कहा यस सर। बोलते हैं ठीक है थैंक यू। तो सर ना मेरा कोई डेमो टीचिंग हुआ ना कोई भी स्पोर्ट्स को लेके क्वेश्चन हुआ। हाँ बट सर ने मुझे बस इतना बोला था वॉलीबॉल का जब मैंने इंडोर हॉल बोला था कि आपको वहां पे सिर्फ कराटे एंड ताइक्वांडो नहीं सिखाना होगा, आपको और भी गेम सिखाने होंगे स्कूल में, क्रिकेट भी सिखाना होगा, खो खो भी। तो सर मैंने उनको बताया था कि सर मुझे बेसिक नॉलेज है काफी सारे स्पोर्ट्स की जो मैंने बीपीएड में सीखा और जो चीज मुझे नहीं आती है वो चीज मैं सीख लूंगी क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए। बोलते हाँ बस फिर ठीक है आप सीख लोगे ना, उस चीज से जुड़े रहोगे। मैंने कहा था यस सर। तो सर ऐसा रहा मेरा इंटरव्यू और सर मुझे आज तक कोई आइडिया नहीं है कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, प्लीज एक बार आप बता दीजिए। ये लास्ट वाला मुझे सुनाई नहीं दिया, आपको जब बोला कि आपको और भी गेम सिखाना पड़ेगा आपने क्या बोला? सर मैंने बोला कि मुझे बेसिक नॉलेज है काफी स्पोर्ट्स की और जो स्पोर्ट में नहीं है आप ट्राई करोगे आप जुड़े रहोगे बाकी गेम से भी। मैंने कहा था यस सर। चलिए ठीक है। नहीं आपका तो मुझे तो लगता है आपका इंटरव्यू ठीक गया है। आपका आपको कैसा लगता है? आपका क्या गया, कैसा गया इंटरव्यू? सर जो उनके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था जैसे ही उन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन सुना, अचीवमेंट सुने, भोपाल का, बैंगलोर, साई, नेशनल मेडल दोनों में,
वो काफी खुश थे। इसको लेकर सर उन्होंने मुझसे मेरे इवेंट को लेके कोई मेजरमेंट, कोई रूल कुछ नहीं पूछा, तो मैं सेटिस्फाइड थी कि हाँ पता है कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छी हूँ। बट सारे क्वेश्चन 90% मैम ने किए और ना वो प्लानिंग से पूरी तरह सेटिस्फाइड थे, उन्होंने मुझे रोक दिया कि नहीं नहीं डेट डिसाइड है सब पहले से। ना वो स्टाफिंग से सेटिस्फाइड थे कि वो तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो गई है, ना वो टेक्निकल कमेटी से थे, तो वो काफी सारी चीजों से मुझे बार बार रोक रहे थे कि आपने जो किया वो काफी इंटरव्यू अच्छे से सबको इंटरव्यू बहुत नॉर्मली शायद देने दिया है, मुझे जहां तक पता लगा है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली वहां रहा हूँ एक दिन, मैं खुद ही था एक दिन तो वहां पे, तो मुझे तो पता लगा है कि 10 पैनल में से 9 पैनल, एक आध दिन कोई डिस्टर्ब किया है, थोड़ा बहुत लोगों ने अनकंफर्टेबल फील किया है, लेकिन बाकी पैनल शायद बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ गया है शायद, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आपका तो इंटरव्यू ठीक गया है फिर तो। मार्क्स कितना है आपका रिटर्न में? सर रिटर्न में मेरे 117 है EWS कैटेगरी। ओके EWS, हाँ चलिए ठीक है ना, इंटरव्यू तो ठीक गया है शायद आपका ना फिर। सर एनसीसी से वो लोग एकदम खुश थे, उन्होंने तारीफ भी किया, स्पोर्ट्स को लेके किया सर। बाकी वो बहुत, हाँ एनसीसी जिन लोग के 90% जिन लोग के पास एनसीसी था, लोग मतलब 100% में से 70% लोगों को जिसके पास एनसीसी था उस पर क्वेश्चन किया है। जिसका भी एनसीसी देखा है, किसी को कमांड देने भी दिया है डायरेक्ट कि आप एनसीसी में हो तो कमांड दे के दिखाइए, और किसी किसी को उस के ऊपर क्वेश्चन किया है। 70 to 80% लोगों को एनसीसी के ऊपर क्वेश्चन किया है, जिन लोगों ने एनसीसी मेंशन किया है। सर बट तो एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी सर जैसे EWS 101 कट ऑफ गई है 101 और मतलब जनरल कट ऑफ 111 है, तो सर कैसे 117 हो गया इनका, ये पूछना चाहते हैं। क्यों 117 यानी कि EWS है तो उसमें कैसे हो गया? मतलब जैसे SC ST का जिसका 122 है वो भी तो SC है। जी। अच्छा तो इसका कहने का मतलब सर कितना भी नंबर हो सकता है, मतलब सिर्फ कट ऑफ से मतलब है इधर नीचे वाले ना सर? देखिए ओवरलैप एक ही बार होता है। जी सर। आप जो पूछना चाह रहे हो मैं समझ गया, मैं बता देता हूँ आपको, है ना? जी सर। ओवरलैपिंग एक ही बार होता है, या तो इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के बाद, 2 बार कभी भी ओवरलैप नहीं होता है। जी सर। किसी भी एग्जाम में। जी सर। अभी जिन लोगों ने जो जिस कास्ट में जिस कैटेगरी में अप्लाई किया था उसी कैटेगरी में जब नाम आया है, और मान लीजिए कम है या ज्यादा है, मार्क्स अगर उसी कैटेगरी में आया है, इट मीन्स ओवरलैप अभी होगा। ये टोटल रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसमें ओवरलैप होगा। अच्छा ओवरलैप इन द मीन्स जिनका जो मान लीजिए जैसे मैडम ये अभी जो थी श्वेता मैडम का 117 है सपोज। जी सर। मैं इन्हीं का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, और इनका नाम EWS में आया है ना? जी सर। अब अगर इनको बहुत अच्छी मार्क्स मिल जाते हैं इंटरव्यू में, और ये मान लीजिए जो जनरल कट ऑफ होगा इंटरव्यू का, जो जनरल कट ऑफ होगा ओवरऑल, जी सर, उसमें आ जाती है तो वो जनरल में चली जाएगी। अच्छा मतलब ये जनरल फाइट कर जाएंगे उस समय, है ना सर? जी सर। जब रिटर्न के बाद जिन ओवरलैप नहीं कराया है तो टोटल मार्क्स के बाद ओवरलैप कराएगा। इससे पहले जब KBS का भी प्रिंसिपल का रिजल्ट आया था, उनको रिटर्न में ही ओवरलैप करा दिया था इंटरव्यू से पहले ही। जिन लोग का जो OBC SC ST था, जिनका मार्क्स ऑलरेडी जनरल मार्क्स में आ गया था, उनके ऊपर आगे लिख के आया है, जनरल में नाम आया है लेकिन आगे लिख के आया था SC कैटेगरी का है, OBC कैटेगरी का है, बट जनरल में आ गया बिकॉज ऑफ मार्क्स। ओके सर। ओवरलैप हमेशा एक ही बार होता है, या तो इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के बाद। अभी मान लीजिए जिनका SC है सपोज, और जिनको 100 SC में एक लेडी का 122 भी है ना? जी सर। 122 तो जनरल से ही 10 मार्क ऊपर है। अब अगर इंटरव्यू भी उनका बहुत अच्छा गया है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में, लेकिन मुझे पता लगा उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। जी सर। तो उनको अगर मान लीजिए 40-50 मिल जाता है तो ऑब्वियसली वो जनरल फाइट कर जाएगी। एक 122 SC में ही है, और अगर 50 भी मिल जाता है तो भी वो जनरल फाइट कर जाएगी।
तो Yes, sir. वो तो जनरल में आ जाएगी एससी से ऊपर जाके, क्योंकि Okay, sir. उनका रिटर्न के बाद नाम एससी में ही था। जब भी उनका 122 मार्क्स था जी सर, जी सर। तब भी उनका नाम एससी में ही था। तो अभी जब उनके टोटल मार्क्स आएंगे तो जनरल फाइट करेंगे वो तो। ओके सर, ओके सर। इन ओनली केस अगर उनका मार्क्स अच्छा होता है और जनरल कट ऑफ से ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली जनरल में चली जाएगी। जी सर, जी सर। ऐसा ये होता है, आज तक हुआ है। अभी इस बार क्या होगा पता नहीं, बट आज तक ऐसा ही हुआ है कि ओवरलैप हमेशा एक ही बार हुआ है, या तो इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के बाद टोटल मार्क्स ऐड होके। यस 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 सर, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली और सर इंटरव्यू आपकी कृपा से सर ठीक ठाक गया मेरा भी। तो मैं भी आपका सुनूंगा, पहले मैडम को यहाँ से, है ना मैडम, आराम से वीडियो ऑन करके बैठिए। ओके सर, ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर जैसे उन्होंने मुझसे काफी बार पूछा कि जब आपने बच्चों के कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क किया तो क्या आपने कराटे ताइक्वांडो छोड़ दिया, और लास्ट में उन्होंने मनवा लिया कि हाँ मैंने छोड़ दिया। तो सर इस चीज का क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि मैंने अपना जो जिस चीज में मुझे इंटरेस्ट था मैंने उसी चीज को छोड़ दिया जॉब के आगे? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस डायरेक्शन में गया। हम देखिए, ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव ये तो समझना बड़ा मुश्किल है। नेगेटिव मैं अभी आपको ये देखो, अगर मैं मान लीजिए बोल दूं हाँ पढ़ सकता है, तो आप क्या सोचेंगी कि ऐसा है क्या? मैम पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, देखिए, है ना, क्योंकि आप वहां पे एज ए पीआरटी थे, है ना, आप एज ए पीआरटी जॉब कर रहे थे ना। यस सर, यस सर। तो इसीलिए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं भी पड़ सकता है। अगर आप एज ए स्पोर्ट्स टीचर जॉब करते रहते और छोड़ दिए होते तो जरूर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। यस सर। है ना, बात आप एज ए पीआरटी थे, पीआरटी का मेन काम नहीं है टाइकोंडो कराटे सिखाना, तो आपका जो मेन ड्यूटी है वो कर रहे थे। आपके लिए वहां पे टाइकोंडो और कराटे सेकेंडरी जॉब हो गया आपके लिए। अब अगर कोई स्पोर्ट्स टीचर बोलेगा मैं इसको वहां पे ज्वाइन करके मैंने टाइकोंडो कराटे सिखाना छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। तो इसलिए उन्होंने मुझे जहां तक लगता है आपको ये जज करना चाह रहे थे कि आपको जब कोई दूसरा सब्जेक्ट मिल गया पढ़ाने के लिए या दूसरे टीचर्स के आप प्राइमरी टीचर का रोल प्ले कर रहे थे, तो आप अपना फील्ड को कितना लेके चल रहे थे या उसको नेग्लेक्ट करने लगे, वो लोग उसको जज करना चाह रहे थे। यस सर। सर उन्होंने पूछा था कि आप पीआरटी की टीम लेके गए थे क्या कंपटीशन में? तो सर जैसा मुझे पता था तो मुझे स्कूल में ये सुनने को मिला था कि पीआरटी के बच्चे कहीं नहीं जाते हैं खेलने के लिए, 6 के बाद जाते हैं। जब मैं स्कूल में गई थी और मैंने टीटी के सर से पूछा था कि अगर कोई गेम के लिए प्रिपेयर करना है तो, और फिर सर वहां पे प्रिंसिपल सर ने मुझे बताया कि नहीं, पीआरटी की टीम भी जाती है जिसमें शायद से कोई गेम नहीं होता, कुछ एक्टिविटीज होती है जोनल की तरह। उन्होंने मुझसे पूछा आपको पता है जोनल क्या होता है? मैंने बताया ये सर जोनल जहाँ पे कुछ स्कूल आके खेलते हैं। कहने लगे हाँ, कहने लगे आपकी स्कूल से कोई टीम नहीं गई थी? मैंने कहा सर नहीं, मेरे कहने लगे आपको कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन? मैंने कहा नहीं सर। तो फिर सर उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ पीआरटी की टीम भी जाती है। सर ऐसा होता है? मैम रीजनल में तो नहीं जाते हैं ना, टीचर्स का टीम भले ही जाते हैं, टीचर्स का एक अलग जाता है ना, उसमें पीआरटी रीजनल भी जाते हैं। केवीएस में अलग अलग टूर्नामेंट होता है, स्टाफ टूर्नामेंट भी होता है जिसमें ऑब्वियसली पीआरटी के टीचर्स भी जाते हैं, बट रीजनल में पर्टिकुलरली 1 to 5 के बच्चे नहीं जाते। वो भी नहीं, जोनल्स बोला नहीं होता है। आज के डेट में तो जोनल सिस्टम हट गया है, सिर्फ रीजनल सिस्टम है, नेशनल सिस्टम है, उसमें किसी भी गेम में 5 तक के बच्चे अलाउ नहीं है। सर मैंने यही हुआ था। हाँ तो वो तो उनका काम है ना, उनका यस सर। नेक्स्ट प्लीज। हेलो सर। हाँ सर, जनरल की सर 178 सीट्स थी सर इसमें वैकेंसी में। हाँ जी। तो सर आपके अकॉर्डिंग सर फाइनल रिजल्ट में सर जनरल की सर कितनी सर दूसरी कैटेगरी वाले जो लोग ले जाएंगे सर 178 में से? देखिए मेरे अकॉर्डिंग बोल के नहीं, जो आज तक हुआ है मैं वो बोला हूँ। अभी इस बार क्या होगा मुझे पता नहीं। अच्छा सर, तो सर आज तक वैसे सर ऑन एन एवरेज सर कितना सीट सर वैसे गया है हर बार लगभग एवरेज? ये तो देखिए ये सब बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे टाइम की अगर मैं बात करूंगा, मेरे टाइम पे तो 62 पोस्ट टोटल था, जो इस बार किसी एक कैटेगरी का है बस। हमारे टाइम पे ऑल ओवर इंडिया 62 पोस्ट ही थे बस। अच्छा सर। आप 62 पोस्ट में सोचिए क्या हुआ होगा। जो इस बार का एससी का जितना पोस्ट है ना 65, उससे कम तो हमारे ऑल टोटल पोस्ट था हमारे टाइम पे।
ओके ओके सर। तो ये चीज देखिए, उस समय ओबीसी का कट ऑफ था 127। जी सर। जिस समय 62 पोस्ट था, ओबीसी कट ऑफ था 127। ओके सर। तो इसलिए ये सब चीज डिपेंड करता है टोटल मार्क्स, टोटल कैंडिडेट, टोटल अपियरिंग सबके ऊपर। ओके। अभी कितने लोग का, जब तक आपके पास सबका मार्क्स नहीं होगा, आप या मैं कोई भी कैसे एज्यूम कर पाएंगे कितने लोग जनरल में चला जाएगा? ओके ओके सर। क्योंकि आपको मान के चलिए 1300 समथिंग इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, है ना? हाँ जी सर। तो 1300 समथिंग में से कितनों का जनरल कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है, आप कितने लोग को जानते हो? बिल्कुल सर, सही है सर। है ना? आप कितने लोग को जानते हो, और उसमें से कितनों का इंटरव्यू कैसा गया है वो कैसे पता लगेगा? हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, जब तक वो डाटा सामने नहीं आएगा ये तो पता करना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी। और सर एक एग्जांपल, मैंने भी एग्जांपल दिया क्योंकि मैं एक लड़की को पर्सनली जानता हूँ, मेरा स्टूडेंट कॉलेज टाइम पे रही है। मैं उसको इसलिए पर्सनली जानता हूँ, और वो ऐसी थी, वो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, तो उसका मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि हाँ उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया है, तो उसका मुझे लगता है हो जाना चाहिए। उसने जैसे मुझे फोन पे बोला है, और उसका मार्क्स भी बहुत अच्छा था 122, और किसी का उससे भी ज्यादा है। मैं ये नहीं बोला उसका ही अच्छा है, उससे भी ज्यादा है। तो इसलिए अभी मेरे पास तो एग्जैक्ट डाटा नहीं है ना कितनों का जनरल मार्क्स से ऊपर है। अच्छा। बट ओवरलैप का जो सिस्टम है, ओवरलैप हमेशा एक ही बार हुआ है, इस बार पता नहीं कैसे होगा, है ना? ओके सर। और सर इसका सर जो रिजल्ट है सर वो कब तक आ सकता है सर? कोई संभावना सर कब तक आने की है? देखिए, आज तक तो 1-1.5 महीने के अंदर आया ही है, इस बार भी आ जाना चाहिए। इस बार तो और जल्दी प्रोसेस में है। पहले भी इंटरव्यू के बाद मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट आया ही है, हर साल हम लोगों ने देखा है। क्योंकि इंटरव्यू के बाद 3-4 महीने के अंदर तो ज्वाइनिंग भी हो जाता है। तो इस बार इतना ही स्पीड प्रोसेस हुआ है, तो हमें लगता है 1 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, एज्यूम कर सकता हूँ। क्योंकि इससे पहले अभी अगर प्रिंसिपल वाला ही देखूं तो करेक्ट 1 महीने में रिजल्ट आया है। जी 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 सर, बिल्कुल। क्योंकि 15 अप्रैल को इंटरव्यू था, 15 मई को रिजल्ट आया, और 16 मई को ज्वाइनिंग दिया है। तो बात हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, लोग उसी को सोच के बोल रहे हैं 1 महीने के अंदर आ सकता है। बट जो आप लोग का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है उसको टैली करके, तो रिजल्ट को कंपाइल करके पब्लिश करने में थोड़ा सा टाइम लगे। बट हमें नहीं लगता इतना टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कंप्यूटराइज फीड है, मार्क्स भी सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। इस बार जो इंटरव्यू में हुआ है वो भी कंप्यूटराइज फीड हो चुका है शायद, तो इसीलिए हमें लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, बोलिए आगे नेक्स्ट कौन है? हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ सर, दिस इज राम मनोहर। हाँ जी, आपका 29 को था क्या इंटरव्यू? हाँ जी सर। हाँ जी, बोलिए। सबसे पहले सर आपको और राहुल सर को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा सर, बहुत सपोर्ट मिला आप लोगों से सर। हाँ, मैंने आपको देखा तो था इंटरव्यू जब देने जा रहे थे आप, है ना? अच्छा, आप भी गए थे क्या सर? मैंने आपको देखा तो था, बोलिए। एक्चुअली क्या है कि सर कैमरे में सर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कैमरा आप ऑन कर लेते थोड़ा मुझे अच्छा लगता। कैमरा मैं अभी ऑन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे घर में गेस्ट बहुत ज्यादा है। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। मेरे घर में आज बहुत गेस्ट है, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं किया हूँ। अच्छा अच्छा सर, आपने मुझे पहचान लिया, इसके लिए बहुत थैंक्स। मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। एक्चुअली क्या था कि बहुत सारे चेहरे मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था सर, बट हाँ सर, मुझे तो एक्चुअली मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, क्योंकि मैंने जितने लोगों का एक्सपीरियंस सुना सबसे अलग मेरा इंटरव्यू गया सर। सर आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी बोलते जाइए, ऑब्वियसली सुन रहा हूँ, बोलिए। सर एक्चुअली क्या है सर कि जब मैं एंटर किया तो उन लोगों को विश करके बैठा, उन लोगों के हाथ में मेरा डॉक्यूमेंट्स गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंटर में सर बैठे थे उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने अपने पूरे इंट्रोडक्शन को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। तो तुरंत बोला कि रामनर यू आर इंजीनियर, मतलब ऐसे में तो बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर उन्होंने बोला। मैंने किया सर। तो उन्होंने फिर इसी पे लग रहा है कि मेरे को 6-7 मिनट तक इसी पे घुमाया गया कि मतलब आप इंजीनियरिंग करके आप फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्यों आ रहे हैं, ये सब इसी पे घुमाया गया सर बहुत देर तक मेरे को। आई थिंक 6-7 मिनट तक तो मुझे यही घुमाया गया सर। 4 लोग थे, 4 लोग इसी पे हमें क्वेश्चन पूछे, सबके सब पूछा उन्होंने। तो जो आया मैंने बताया। तो जो सेंटर में बैठे थे वो शायद कुछ इंजीनियरिंग के बारे में जानते थे सर। तो उन्होंने बोला कि आपने एमटेक क्यों नहीं किया, और आप 2014 में बीटेक किया है और फिर 20 में आपने बीपीएड किया, बीच में आपने क्या किया? तो मैंने बताया कि सर आई हैव 6 years टीचिंग एक्सपीरियंस। तो उन्होंने बोला कि
आप शुरू से बताइए कि इंजीनियरिंग के बाद आपने क्या किया। तो मैंने बताया कि सर मैंने मेडिजी दिल्ली से आईईएस की प्रिपरेशन किया और आईईएस गेट का, तो उन लोगों ने आईएएस समझ लिया, तो उन्होंने आईएएस निकला, कहने कि सर आईएएस नहीं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि उसमें क्या होगा। सर मेरा 3 अटेम्प्ट दिया बट निकला नहीं सर, लेकिन मैंने गेट में बहुत अच्छे स्कोर किया। तो बोला कितने मार्क्स आए थे, जो सेंटर में बैठे उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन पूछा इस इंजीनियरिंग के बारे में। तो मैंने बोला कि सर मेरे 63 मार्क्स मैक्सिमम थे, जिसमें तो उन्होंने बोला कि किसी गवर्नमेंट जॉब में अभी तक इंटरव्यू दिया आपने। मैंने बोला कि हाँ जी सर, मैंने 3 पीएसयू में इंटरव्यू दे चुका हूँ। कौन कौन से, तो मैंने बोला कि ओएनजीसी, एनटीपीसी एंड बीईएल। तो एक मैम थी, बोली कि बीईएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैंने बताया उसको। तो बहुत सही चल रहा था तब तक मैम ने बोल दिया कि चलिए ठीक है, आपने तो ये सही किया, लेकिन आपने कोई गेम खेला है आज तक। मैंने बोला कि हाँ जी मैम खेला है। कौन सा गेम, तो जैसे मैंने प्रिपेयर करके गया था सर कि बैडमिंटन बोलूंगा, मैंने बैडमिंटन बोला। उसने बोला कि कहाँ तक खेला आपने, मैंने बोला कि यूनिवर्सिटी लेवल तक। तो अच्छा यूनिवर्सिटी लेवल तक, तो मैंने बोला कि हाँ जी मैम। तो बोला सर्टिफिकेट दिखाइए। तो एक्चुअली सर मेरे पास सर्टिफिकेट तो था नहीं, बस मैंने ऐसे ही रिक्रिएशन के लिए खेलता हूँ। तो इसका सबसे ज्यादा मतलब बुरा इफेक्ट पड़ा मेरे इंटरव्यू पे, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था। उन्होंने बोला कि क्या खेला जब आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो इसका मतलब आपने खेला नहीं। कहने कि मैम खेलता हूँ, आज भी खेलता हूँ। तो और लोगों ने मेरी बात को समझा कि बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, इसको ये लोग समझा होंगे नॉलेज कम है इसके बारे में। तो उन्होंने बोला कि रिक्रिएशन के लिए शायद आपने खेला होगा, ऐसे ही कंपटीशन में नहीं खेला। मैंने कहा हाँ जी सर, मैंने कंपटीशन नहीं खेला, ऐसे खेलता हूँ। तो मैम ने फिर बोला कि तब अपने बच्चों को आप क्या बताएंगे कि आपके पास क्या अचीवमेंट है। मैंने इस पे कहा कि हाँ जी मैम, बस मैं रिक्रिएशन के लिए खेलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अपने बच्चों को कौन कौन सा गेम खिला सकते हैं। मैंने बोला कि मैम आई एम अ क्विक लर्नर, मैं किसी गेम को सीख करके मैं अपने बच्चों को सिखा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आज तक ऐसा किया है। कहने कि हाँ मैम, ये लाइफ के हर एक स्टेज पे ये ऐसी परिस्थिति आती है कि सीख के सिखाना पड़ता है। तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। तो फिर आया कि आपने गेट में मैक्सिमम मार्क्स वाला जो मैंने बताया था, तो उन्होंने बोला कितने, तो मैंने बोला 63 मार्क्स थे। तो मैम ने फिर बोला कि उसके भी सर्टिफिकेट नहीं होंगे पास आपके पास। मैंने बोला कि नहीं नहीं मैम, उसके मेरे दिया अपना। फिर उन्होंने बोला कि एक और शर्त, उन्होंने बोला कि आपकी इंजीनियरिंग, आप इंजीनियर है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने कहीं जॉब नहीं किया। मैंने बोला कि किसी कंपनी में जॉब नहीं किया। मैंने बोला कि मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट में मेरी एज ए जीईटी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था सर, और मैंने 15 से 20 दिन वहां पे जॉब किया, बट कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी, जैसे कि एलर्जेटिक प्रॉब्लम थी डस्ट के कारण, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया और टीचिंग लाइन में आ गया। उन्होंने बोला कि उसके बाद आपने क्या किया। तो मैंने बोला कि सर मैंने मुखर्जी नगर में एसएससी जूनियर इंजीनियर का मैंने हीट एंड मास ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया मैंने। उसके बाद स्टेबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे आ गया, अपने जहाँ पे इस समय करंट जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे आ गया सर। फिर उन्होंने बोला कि तब आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप मैनेजमेंट में भी जा चुके हैं, ये सब बात हो चुकी थी सर, तो आप वहां से छोड़ के यहाँ पे क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने सर एक्चुअली ये क्वेश्चन की तरह नहीं, बिल्कुल एक जनरल टॉक की तरह बात हो रही थी सर। तो मैंने बोला कि सर ड्यू टू सम रीजन लाइक एज सोशल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यही सब चलता रहा। और फिर मैम ने बोला कि फिटनेस के बारे में बताइए आप। मैंने फिटनेस के बारे में बताया सर। फिर उन्होंने बोला कि टाइप्स ऑफ फिटनेस बताइए। तो सर यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हुई, टाइप्स ऑफ फिटनेस, मैंने फिटनेस के कंपोनेंट्स पढ़ रखे थे। तो मैंने बोला कि मैम कंपोनेंट्स के बारे में पूछ रही है, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, नहीं मैं टाइप्स ऑफ फिटनेस पूछ रही हूँ। तो सर यहाँ पे मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने खुद बताया कि मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, फिजिकल फिटनेस, सॉरी हेल्थ फिटनेस और सब बताया, इसमें आप हेल्थ को एक्सप्लेन करिए। तो उस समय भी मुझे बहुत कंफर्म नहीं हो पाया था सर। तो मैंने बोला कि लाइक एज हेल्थ फिटनेस डिपेंड्स ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हाँ सही जा रहे हैं आप, मसल्स, ऐसा मैंने बताया उनको। फिर उन्होंने सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उन्होंने तब तक एक सर ने बोला कि आपने टीचिंग की है। कहने कि हाँ सर मैं टीचिंग किया मैंने। तो ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा टॉपिक लगता है वो टॉपिक पढ़ा के दिखाइए हमें, आप हम लोग को स्टूडेंट मान लीजिए। कहने ठीक है सर। मैंने गया तो मैंने बायोमैकेनिक्स लिखा सर। तो फिर मैम ने मेरे को रोक दिया कि नहीं नहीं, आप इंजीनियर हैं, बायोमैकेनिक्स नहीं पढ़ाएंगे, आप कोई अदर टॉपिक पढ़ाइए। मैंने बोला कि ठीक है मैं इंजरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है पढ़ाइए। मैंने इंजरी लिखा तो फिर एक सर ने रोक दिया मेरे को, कोई और टॉपिक पढ़ाइए आप। तो सर मैंने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्टार्ट किया।
स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आई थिंक 2 to 3 मिनट्स तक मैंने पढ़ाया होगा, तो फिर रोक दिया गया। मैम ने फिर रोक दिया, बोला कि आप अपने गेम को पढ़ाइए। तो मैंने वही स्टार्ट किया कि 1870 से स्टार्ट हुआ, तो फिर रोक दिया उन्होंने, बोला कि उसका मेजरमेंट बना के दिखाइए। तो मैंने वही स्टार्ट किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉपर प्लेस लेने के बाद डायरेक्शन देखेंगे, ये सब करके पूरा उसका मेजरमेंट का एक एक चीज हमसे लिखवाई कि कहाँ पे 2.5 फीट होता है, 13 फीट होता है, 6.5 फीट होता है, 1.5 फीट, ये सब मैंने बना दिया सर। वो सब आर को। तो एक सर थे जो मिड में बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि आप इंजीनियर हैं, आपके पास रस्सी नहीं है, जो स्टिंग बता रहे हैं वो आपके पास नहीं है, आपके पास एक हाथ की बस रस्सी है, कैसे आप मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे सर जो हमारे यहाँ फिजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें बता रखा था कि ऐसे, लेकिन सर मैं वहां पे भूल गया था। मेरे को बार बार आ रहा था कि मतलब 5 फीट की रस्सी है, मैं इसमें 20 फीट का कैसे लाइन खींच पाऊंगा। यहाँ पे मेरा माइंड चला गया था, इसको मैंने नहीं बता पाया। फिर मैंने उनको सॉरी बोला। फिर उन्होंने क्या किया कि सब इक्विपमेंट्स रखे हुए थे एक मेज पे और कुछ जमीन पे, तो उन्होंने बोला कि उसमें हमें फुटबॉल उठाकर दिखाइए। तो सर एक्चुअली मुझे फुटबॉल और वॉलीबॉल एक ही जैसा लग रहा था, तो मैंने दोनों को उठाया और जो हल्का लगा तो मैंने पढ़ रखा था, और एक्चुअली वॉलीबॉल खेला भी हूँ। तो मैंने बोला कि सर ये वॉलीबॉल है या फुटबॉल है। फिर उसने बताया कि वहां पे बॉल रखिए, बॉल को उठाइए। तो व्हाइट कलर की बॉल थी, हॉकी बॉल थी। उन्होंने बोला कि ये किसी की बॉल है। मैंने बोला सर हॉकी बॉल है। तो उन्होंने बोला कि आपने हॉकी कभी खेला है? कहने कि नहीं सर, हॉकी नहीं खेला मैंने। तो कैसे आपको पता चला कि हॉकी बॉल है? तो मैंने सर मैंने पढ़ा है कि जो इसके इसमें जो गैप्स हैं ये वाटर रेजिस्टेंस के लिए होते हैं, जिसमें गड्ढे गड्ढे हैं वाटर रेजिस्टेंस को, ताकि पिच में रेजिस्टेंस बनी रहे वाटर की। फिर एक छोटा सा बॉल था जिसे हैंडबॉल था, उन्होंने मैम ने पूछा कि वो कौन से बॉल है। तो एक्चुअली मैंने देखा नहीं था सर हैंडबॉल को। मैंने बोला सॉरी मैम, मेरे को ये तो पता नहीं कि ये कौन सा बॉल है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आ जाइए बैठिए। उन्होंने मेरे से डाइट्स के बारे में पूछा। फिर मैम ने बताया कि आप इंजीनियर हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। मैंने बोला कि मैम मैं फिजिकल मेरा जो क्वालिफिकेशंस है मेंटल एंड फिजिकल दोनों टाइप से हेल्प कर सकता है। तो मैंने बोला कि आप मेंटल को छोड़ दीजिए, फिजिकल पे आइए। आप कैसे बच्चों को खिलाएंगे? मैंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मेरा मेन मोटो रहेगा कि सारे बच्चे, ईच एंड एवरी स्टूडेंट 100% स्टूडेंट ग्राउंड में आए और अपने आप कोई ना कोई गेम खेलें। उनके जैसे कि रनिंग कराऊंगा, रनिंग में मैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करूंगा कि कौन स्टूडेंट के पास कौन सी कैपेसिटी है, क्योंकि एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट के रूप में। तो कैसे करेंगे? जैसे कि मैं बोलूंगा कि ग्राउंड को चक्कर लगाओ आप लोग, कोई टारगेट नहीं रहेगा। जैसे कुछ स्टूडेंट होंगे कि आधे ग्राउंड में सबसे फास्ट दौड़ेंगे और आधे ग्राउंड रुक के बाहर निकल जाएंगे। तो मेरा एक जनरल एजम्पशन रहेगा कि ये बच्चे के पास व्हाइट मसल्स ज्यादा हैं, ये स्प्रिंटर्स बन सकता है, या जो फास्ट खेलने वाली गेम है उसमें सक्सेस हो सकता है। कुछ बच्चे होंगे कि 2-3 राउंड लगा लेंगे, इसका मतलब उसके पास एंड्योरेंस। तो इसको सपोर्ट कर रही थी मैम, फर्स्ट टाइम इस चीज को मैम ने सपोर्ट कर रही थी। इसके लिए एंड्योरेंस वाला, तो एंड्योरेंस कौन कौन से गेम में करेंगे आप? तो मैंने बोला कि मैम एक तो मैराथन जैसे कि लंबी दौड़ की हो गई, या जैसे कि आजकल रेसलिंग में हमारा कंट्री बहुत आगे है, ये सब मैंने बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बताया कि और आप फिजिकल में क्या कर सकते हैं? तो मैंने बोला कि सर जो भी, अगर हमारे पास जो भी परिस्थिति आएगी, जो भी सिचुएशंस आएगा, उसको मैं बिल्कुल ओपन हैंड एक्सेप्ट करूंगा, और जैसे भी हमारे स्टूडेंट का भला हो सके उसको मैं पूरे प्रयास करूंगा। क्योंकि मुझे हार्ड वर्क पे भरोसा है सर। आई एम बिलीव इन लॉ ऑफ कर्मा। तो फिर जब मैम बन गए तो उन्होंने, तो सर बोले कि आप मेंटली बोले थे आप कि मेंटली भी मैं कर सकता हूँ, कैसे आप करेंगे? तो मैंने बोला कि सर मोटिवेशन इज द बेस्ट की। मैं बच्चों को मोटिवेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वहां पे बीटेक में जनरली लड़के फेल हो जाते हैं, बैक आ जाती है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट मोटिवेट करके बाउंस बैक करने की कैपेसिटी एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे कि सानिया मिर्जा अभी किसी आईपीएल टीम में एज अ कोच आई है, जो स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगी और उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अच्छा आप कैसे कर सकते हैं? जैसे कि सर आजकल बहुत सुसाइड के केस आ सकते हैं। मैं मानता हूं कि सर क्लास में यदि 40 स्टूडेंट है तो 100% नथिंग, कुछ भी 100% नहीं होता सर। तो उसमें कुछ बहुत टैलेंटेड पर्सन होंगे जो पढ़ाई में बहुत आगे जाएंगे, कुछ होंगे कि खेल में बहुत आगे जाएंगे, कुछ लोग पास लीडरशिप क्वालिटी होगी। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं जो स्टूडेंट जिस फील्ड में सबसे आगे है, उस फील्ड में उसको मैं
टॉप पे पहुंचाने की कोशिश करूं ताकि वो हमारे इंस्टीट्यूट का और हमारे देश का नाम रोशन करे। यही सब चला सर। और इसके बाद शायद कुछ भूल भी रहा होगा। हाँ, उन्होंने बोला कि एमटेक क्यों नहीं किया, एक शायद मेरा नेगेटिव पॉइंट ये भी था। एक्चुअली मैं एमटेक हूँ सर, बट इसको मैंने छिपा रखा था। तो मैंने बोला कि सर उस समय तो यही लगता था कि मैं जो 2 साल बर्बाद करूंगा, ये थोड़ा वर्ड बर्बाद वाला मैं शायद बोल दिया कुछ ज्यादा, जो 2 साल बर्बाद करूंगा उससे अच्छा है कि मैं और स्ट्रगल करके किसी पीएसयूज में जॉब ले लूं। तो सर ने बोला कि इसका मतलब आप शुरू से जॉब ओरिएंटेड थे। कहने कि जी सर। तो ऐसे ही वो करके सर उन्होंने थैंक यू बोला और कहा कि ठीक है, यही बात सर, थैंक यू। मतलब आपका इंटरव्यू बहुत ऊपर नीचे गया है? बहुत सर, बहुत फ्लक्चुएशन था, क्योंकि मेरा यहीं से खराब होने लगा इंटरव्यू सर की सर्टिफिकेट दिखाइए। तो आपने बोला यूनिवर्सिटी लेवल तक? सर हमें नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी लेवल कुछ अलग होता है। हमें तो पता था कि बस जैसे खेल लेते वही यूनिवर्सिटी लेवल होता है। कभी ज्यादा ये गेम से कभी वो रहा नहीं सर। हाँ, लेकिन मैंने बहुतों को मॉक इंटरव्यू में बोला था ये बात कि कोई भी डाटा झूठ नहीं बोलना है। मैंने झूठ नहीं बोला सर, मैं खेलता हूँ सर। नहीं मतलब कोई भी चीज, मैंने एक बार बोला था मॉक इंटरव्यू में बहुतों को कि कोई भी चीज जो आपका नहीं है उसको बना के नहीं बोलना है, कि बना के बोला हुआ बात वहाँ डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है सर। लेकिन एक चीज मुझे खुशी है कि उन लोगों को ये लगा कि इस बंदे को पता नहीं है, मतलब ये झूठ वाली चीज उन लोगों के मन में नहीं था, क्योंकि चीजें वहीं पे प्रूफ हो गई थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैंने भी यहाँ पे बोला था, तो मैंने अपना रिकॉर्डिंग देखा तो मैंने बोला सर यूनिवर्सिटी लेवल तक ही खेला हूँ। मतलब इट मीन्स यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस की कमी थी, इस चीज को वहां पे कॉन्फिडेंटली बोला कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी बहुत, एक्चुअली जहाँ पे मैं हूँ यूनिवर्सिटी है सर, जेएस यूनिवर्सिटी में इस समय हूँ, और यहाँ पे गेम होता है, मैं खेलता हूँ सर। लेकिन मैं ऐसे कंपटीशन में नहीं खेला मैंने सर। चलिए ठीक है, अब जो हो गया है ना। हाँ जी सर। एक्चुअली सर मेरा डेमो क्लास बहुत अच्छा गया, नो डाउट। मेरा जो राइटिंग वाइटिंग थी तो शायद वो लोग डेमो क्लास के बारे में भी बात कर रहे थे कि अच्छा है, मतलब गुड। उन्होंने सर ने बोला वेरी गुड, जो बीच वाले थे उन्होंने बोला वेरी गुड। तो डेमो क्लास मेरा बहुत अच्छा गया सर। चलिए ठीक है। एक्चुअली क्या था सर कि एक और, हाँ जी सर, एक और चीज इसमें था कि मेरे को डायगोनल नहीं पता था। बैडमिंटन कोर्ट का मुझे डायगोनल नहीं पता, तो उन्होंने बोला कि आप इंजीनियर हैं, डायगोनल निकाल के दिखाइए। तो मैंने तुरंत उसको मतलब 1 मिनट के अंदर मैंने निकाल दिया सर उसको। उन्होंने कहा वेरी गुड। ये चीज मुझे अच्छा लगा सर। चलिए ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सोनावा जी। सोनावा जी सर, आप थोड़ा देर कंटिन्यू करिए, मैं थोड़ा सा लेफ्ट कर रहा हूँ ना। ओके सर, थोड़ा सा कंटिन्यू करिए इसको, है ना, मैं थोड़ा देर बाद ज्वाइन करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट रोहित सर। जी सर जी, नमस्ते। हेलो जी सर, कंटिन्यू कीजिए ना। सर, जैसे मैं उस दिन इंटरव्यू में गया तो मेरा चौथा या 5वां नंबर था सर मेरा इंटरव्यू के लिए। तो 4 पैनल मेंबर थे वहाँ पे, एक मैम थे, बाकी 2 सीनियर थे, काफी सीनियर थे, वो प्रोफेसर थे, और एक LNIPS थे प्रोफेसर। जो सर कैमरा में भी क्या, लाइट में नहीं हूँ। यहाँ लाइट की थोड़ी भी लाइट चली गई ना तो कैमरा भी मैं दिखूंगा नहीं, ऑन भी कर लूंगा। तो सर जैसे ही मैंने इंटर किया तो वहाँ एक सरदार जी बैठे हुए थे, वो शायद LNIP से, मैंने बाद में कंफर्म किया तो वो LNIP के थे। आप अगर जानते हो सर उनको, तो क्योंकि काफी पैनल में और बता रहे थे कि वो काफी स्ट्रिक्ट थे, मतलब अपने सब्जेक्ट्स में भी, और बाकी वो अटैकिंग, मतलब इंटरव्यू में अटैकिंग पोजीशन पे खेल रहे थे वो। तो जैसे ही मैं गया तो सर, प्रोफेसर सर जो थे, उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा मेरा, मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन उनको एक्सप्लेन किया। फिर जिसके बाद मेरी हॉबीज से उन्होंने हॉबीज दोबारा पूछी उन्होंने,
तो मैंने अपनी हॉबीज बताई कि मैं डूइंग फिजिकल एक्टिविटी भी उसमें इन्वॉल्व था। तो उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी से क्वेश्चन किया मुझे कि आपको स्कूल में फिजिकल एक्टिविटी करवानी है तो आप बच्चों को कैसे करवाओगे या फिर कैसे उनको इंगेज रखोगे, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था उनका। तो मैंने कहा सर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन सी क्लास के वो बच्चे हैं, उनके हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी क्लास आपके हिसाब से एज्यूम करके बताइए। तो मैंने एज ए 11th-12th के क्लास के बारे में बोला और उनको मैंने बोला कि सर उनको हम जंपिंग जैक करवाएंगे, उनको जंपिंग जैक करवाएंगे, जिग जैक रनिंग करवाएंगे और रनिंग वगैरह, ऐसे 2-3 एक्टिविटी में बता रहा था। और फिर उन्होंने जो LNIP वाले सर थे उन्होंने क्लास क्वेश्चन किया कि आप रनिंग करवाओगे तो रनिंग कोई अपनी इंटरेस्ट से करता है, अपनी मर्जी से, मतलब रनिंग जब करता है तो कोई एंजॉय करता है उसको। मैंने कहा सर हाँ, अगर रनिंग को वैसे मॉडिफाई किया जाए उस तरह से तो जरूर एंजॉय कर सकते हैं बच्चे रनिंग को। तो उनका ये मतलब मोटिव ये था उनका कि कहने का उनका मतलब ये था कि रनिंग कोई एंजॉय नहीं करता है और ना कोई अपने इंटरेस्ट से करता है। वो उस तरह से मुझे मतलब वो कन्वर्ट करना चाहते थे अपने क्वेश्चन पे। लेकिन सर मैंने कहा कि नहीं सर, अगर ऐसा हम रनिंग अगर कोशिश करें जैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाना तो हम बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि कैसे? तो मैंने कहा सर उसको सबसे पहले तो इंटेंसिटी उसमें कम रखेंगे, लाइक जॉगिंग की टाइप से रनिंग करवाएंगे, उसमें हम इंसेंटिव रखेंगे बच्चों के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ रख सकते हैं। इस तरह से सर हम और कुछ डिजाइन कर सकते हैं रनिंग को, ताकि वो इंटरेस्टेड हो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट हो। तो इस रनिंग वाले मुद्दे पे और भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी उनकी मेरी। तो मेन कंसर्न उनका ये था कि रनिंग कोई इंटरेस्ट के लिए हिसाब से और अपने अपने आप इंजॉय के लिए रनिंग नहीं करता है, उनका ये मोटिव था पूरा उस कन्वर्सेशन में। और मैंने कहा कि मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं रनिंग को इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बनाने के लिए। तो फिर ये सारा डिस्कशन हुआ। फिर वापस सर ने एक क्वेश्चन किया मुझे कि चलिए ठीक है, आपके पास 15 दिन है, आपको कबड्डी का टूर्नामेंट करवाना है के स्कूल में, तो आप कैसे क्या करवाओगे? तो मैंने उनको फिर जवाब दिया कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंसिपल सर की गाइडेंस में एक स्टाफ मीटिंग रखेंगे और उस प्लानिंग करेंगे टूर्नामेंट से पहले कि क्या क्या टूर्नामेंट में हो सकता है, कि हम वहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या मतलब और जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह इस तरह से कुछ बता रहा था मैं। और इक्विपमेंट्स के बारे में बोला था, उन्होंने बोला कि आप क्यों इक्विपमेंट के बारे में मीटिंग में डिस्कस करोगे? मैंने कहा हाँ सर, टूर्नामेंट में कई सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, नॉर्मल गेम्स के अलावा भी, तो हम उसके लिए भी डिस्कस करेंगे पहले से कि क्या लेंगे हमें और इस तरह से। फिर मैं चलो ठीक है, आगे क्या करोगे? फिर मैं हमने कहा कि सर उसमें हम कमेटी डिसाइड करेंगे टूर्नामेंट वर्क के लिए कि कौन कौन सी कमेटी हमें बनानी है और किस किस कमेटी का क्या क्या काम रहेगा और कितने मेंबर्स हमें लगेंगे। तो उन्होंने कमेटीज के बारे में पूछा। तो वहां पे रेंडमली मैं कमेटी के बारे में मैंने बता रहा था सीक्वेंस में सर की जनरल कमेटी होगी, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी और बाकी सारी कमेटियां बता रहा था मैं सीक्वेंस से। तो मैंने क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन कमेटी 2-3 बार बोल दिया था, क्योंकि वो उस सिचुएशन में आपको पता है सर निकल जाता है मुंह से। तो उन्होंने खुद ने बोला सर ने कि आपने ऑर्गेनाइजेशन कमेटी 3 बार बोल दिया है। मैंने कहा सर अभी हाँ मुझसे मिस्टेक हो गया, लेकिन सर फिर मैंने उनको 10-12 कमेटी गिनवाई। तो उनमें से एक फाइनेंस कमेटी का बोला था मैंने। तो उन्होंने बोला कि फाइनेंस कमेटी तो ऑलरेडी KVS में होती है, तो आप अलग से कमेटी बनाओगे? मैंने कहा सर हाँ, KVS में ऑलरेडी होती है कमेटी, लेकिन इस टूर्नामेंट पर्टिकुलर इस टूर्नामेंट के लिए हम अलग से कमेटी बना सकते हैं जो इस पूरे टूर्नामेंट का मामला देखेगी कि कितना क्या खर्च हुआ है और इससे फाइनेंस से रिलेटेड चीजें देखेंगी। और इसमें हम उन्हीं मेंबर्स को मतलब इन्वॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी फाइनेंस कमेटी से रिलेटेड है KVS में। तो उन्होंने भी बोला चलो ठीक है। और इस तरह से 2-4 क्वेश्चन और पूछे थे उन्होंने, सिचुएशनल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे थे मुझसे। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि चलिए आप डेमो के लिए क्या प्रिपेयर करके लाए हो? तो मैंने उनको बोला सर स्ट्रेंथ मेरा टॉपिक है आज का। तो उन्होंने बोला कि नहीं और कुछ टॉपिक बताइए। तो फिर मैंने फ्लेक्सिबिलिटी बताया। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप बोर्ड पे जाइए और उन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि आप बिना डेट लिखे, बिना कुछ फॉर्मेलिटी किया, डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट करिए। तो जैसे ही वो सिचुएशन दी उन्होंने, तो मैंने डायरेक्ट जाके टॉपिक लिख दिया। तो वहां मैंने गलती की सर कि मैंने प्रीवियस नॉलेज चेक नहीं किया बच्चों का और डायरेक्ट टॉपिक लिख दिया। तो फिर मैंने टॉपिक लिखने के बाद वो चीज कवर करने की कोशिश की कि प्रीवियस नॉलेज। फिर मैंने चेक किया कि जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी में आपने बच्चों जिम्नास्टिक देखा होगा, योगा, रामदेव बाबा का एग्जांपल दिया, तो इन चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं डेफिनेशन पे आया, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन दी उसको। हिंदी डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में दी थी सारी,
और उसको हिंदी में एक्सप्लेन भी किया। फिर टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी पे आया, तो मैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी मैंने उनको समझाया, क्लियर किया। और फिर एक्टिव के अंदर जो पार्ट होते हैं, एक्टिव के अंदर स्टैटिक और डायनेमिक, वो समझा रहा था। और पैसिव पे मैं बाद में आना चाहता था, तो उन्होंने एक्टिव पे स्टैटिक पढ़ाया और पैसिव का थोड़ा सा डेफिनेशन दी मैंने इंग्लिश में। और उन्होंने बोला चलो ठीक है, इसको डेवलप करने के कुछ मेथड होते हैं। मैंने कहा हाँ सर होते हैं। तो उन्होंने मुझसे मेथड का बोला कि चलिए ठीक है, आप बोर्ड से, वो साइड में मेट लगी हुई थी 2, तो उन्होंने बोला कि आप मेट पर आइए और इसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए और बोलिएगा मत, मतलब बिना बोले आप इसको करके दिखाइए। तो सर मैंने स्लो स्ट्रेच मेथड उनको करके दिखाया, वो ठीक था। फिर मैंने स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड करके दिखाया। फिर मैं बैलास्टिक मेथड पे आया, तो मैं जंपिंग जैक करने लगा। तो फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये तो आप जंपिंग जैक कर रहे हो। मैंने फिर उनको एक्सप्लेन किया कि सर ये जंपिंग जैक जो है रिदमिक एक्टिविटी है, और बैलास्टिक मेथड में रिदमिक एक्टिविटी की जाती है जिसमें शोल्डर्स जॉइंट्स पे मतलब उनके तनाव उनके ऊपर हो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप उसको जो मैंने पिछले जो एक्सरसाइज की थी 2-3 जो स्लो होल्ड मेथड में, कि उनसे रिलेट करके बताइए आप बैलास्टिक मेथड को। तो फिर मैंने वो बैक ट्विस्ट वाली रिदमिक में की लगातार। तो फिर उन्होंने वो देखा, फिर उन्होंने बोला और कोई मेथड? तो मैंने कहा सर पीएनएफ मेथड होता है, तो आप उसको करके दिखाइए। तो मैंने बोला सर उसमें हमें एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत होती है। तो उन्होंने ठीक है कहा। फिर उन्होंने बोला कि चलिए आप एक काम करिए, जंपिंग जैक करके बताइए। जंपिंग जैक नहीं, बर्पी जंप करके बताइए। तो वहां के ऊपर फैन चल रहा था जस्ट जहां मेट लगी थी। तो वो मैडम थे जो साइकोलॉजिस्ट बैठे थे ना, वो मुझे पूरे इंटरव्यू में नोटिस कर रहे थे। और जब कोई सर क्वेश्चन कर रहा था तो उनकी तरफ से देख भी रहे थे, उनकी तरफ भी वो देख रहे थे और बार बार मुझे नोटिस कर रहे थे उस तरह से। तो उन्होंने वो पंखा देखा, तो उन्होंने सर से बोला कि आप इनको साइड में यहाँ बुला लीजिए, मतलब एक से बीच में जहाँ पंखा नहीं चल रहा था। तो फिर मैं वहां गया और मैंने वहां पे बर्पी जंप करके बताया। तो उन्होंने बर्पी जंप के बारे में कुछ पूछा नहीं, बस खाली देख लिया उन्होंने। और फिर मैंने सही भी करी थी वो बर्पी जंप। उन्होंने फिर बुला लिया चलो ठीक है। फिर वो जो सर थे सरदार जी, उन्होंने बोला कि पैनल मेंबर्स को बोला कि मेरी तरफ से डन है सर, आपको कुछ पूछना हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है। ये सारी सिचुएशन हुई और फिर उन्होंने मुझे जाने का बोल दिया। तो जाते टाइम मैंने ये कहा, ये थोड़ी सी मुझसे एक मिस्टेक हुई कि जाते टाइम पे मैंने वो जो पैनल मेंबर की तरफ देख के हल्की सी स्माइल करनी होती है ना जाते टाइम, दरवाजा लगाने के पहले या दरवाजा लगाने के बाद, तो वो मैं मिस कर गया था वहां पे। बाकी ये सर सारा रहा। और उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत की थी, खास करके सरदार जी ने, क्योंकि वो हर चीज में टोक रहे थे मुझे। जी सर जी। हेलो सर, सुना भी कि नहीं सुना मेरा एक्सपीरियंस? सर की बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही। सर का शायद माइक थोड़ा खराब है। नेटवर्क इशू बता रहे हैं सर। नेटवर्क इशूज है। ओके रोहित सर, आपका एक्सपीरियंस नोट डाउन किया है। जी सर। प्लीज आपको अगर कोई कैमरा सर आपका वही वॉइस का इशू आ रहा है थोड़ा सा। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई नेक्स्ट अगर या फिर आज का सेशन ऑफ करें, कल फिर ज्वाइन कर लेंगे। आप क्लियर आ रहा है सर? अगर आप कुछ मुझे सर इसमें बताना चाहो या सजेस्ट करना चाहो तो। रोहित सर, मैं इसको आपको करता हूँ ना उसमें मैसेज, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, रिकॉर्डिंग में। सर अगर समय हो तो शेयर करें सर एक्सपीरियंस। हेलो सर जी सर, अगर समय हो तो एक्सपीरियंस शेयर करें, नहीं तो फिर कल। जी सर अभी एक ओवरऑल एक रिव्यू बता दीजिए कि मैं क्या समझूं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो बताया कि ब्रीफली बता दीजिए सर। इंटरव्यू अच्छा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लंबा खिंच गया है ना। देखते हैं क्या पॉजिटिव रिप्लाई। तो आज क्या कंटिन्यू करें? हाँ जी सर एक क्वेश्चन था। जी सर, गुड इवनिंग। जब भी मैं सर इंटर किया, सर मेरी आवाज जा रही है?
हाँ आ रही है। हेलो जी सर, मैंने इंटर किया तो सर थोड़ा सा मतलब एक दिन पहले क्योंकि यात्रा कर गए थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, डिहाइड्रेशन वगैरह हो गया था। तो जब भी मैंने इंटर किया वहाँ तो मैंने परमिशन लिया, इसके बाद फिर मैंने इंटर किया तो सर लोग जो भी पैनलिस्ट थे उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला। फिर मैंने थैंक यू किया सर, इसके बाद फिर मैंने बैठा। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि सर थोड़ा सा आप हमको नर्वस लग रहे हैं। हमने कहा सर नर्वस नहीं लग रहा है, एक्चुअली जो है कल डिहाइड्रेशन थोड़ा सा हो गया था यात्रा कारण, इस वजह से थोड़ा सा लग रहा होगा, बट आई एम कंफर्टेबल, यू आस्क मी क्वेश्चन। ओके सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो आ रही है। जी सर, तो हमने कहा कि आई एम कंफर्टेबल सर, यू आस्क मी क्वेश्चन। तो इसके बाद फिर बोले नहीं बेटा नर्वस लग रहे हैं थोड़ा सा। हमने कहा नहीं सर हम ठीक हैं। तो बोले कि पानी है थोड़ा सा पी लो फिर शुरू करते हैं। तो फिर मैं ले नहीं रहा था, हमने थैंक यू सर बोल रहा था, तो बोले नहीं बेटा ले लो। इसके बाद थोड़ा सा मैंने लिया, उसके बाद फिर उसको लेने के बाद फिर मैंने रखा, मैंने थैंक यू बोला। उसके बाद फिर वह स्टार्ट किए, बोले कि इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। तो इसके बाद फिर मैंने इंट्रोड्यूस किया बेहतर तरीके से अपने आप को। उसके बाद फिर वो सेटिस्फाइड हुए मुझसे। उसके बाद बोले कि कुछ इक्विपमेंट है उसकी पहचान कर दीजिए। तो उसके बाद से सर मैं उठा, तो इसके बाद इक्विपमेंट की 1 बाय 1 मैंने पहचान किया, इसलिए कि मैंने सारी चीज़ें देखा था। तो उसमें बैडमिंटन रैकेट थी, बैडमिंटन शटलकॉक था, और सर फुटबॉल था, वॉलीबॉल था, हैंडबॉल था, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। तो सर बोले वेरी गुड, ठीक है।